19वीं सेंचुरी तक हमें स्टेट्स के नाम सुनाई देते थे। कोई कहता मैं अवध से हूँ, कोई बंगाल से है, कोई हैदराबाद से है, कोई कह रहा मैं मराठावाड़ा से हूँ, राइट, कोई ट्रावनकोर से है। लेकिन ऐसा कब हुआ कि हमें एक ही नाम सुनाई देना शुरू हुआ? इंडिया, इंडिया, राइट। तो दिस चैप्टर इज अबाउट नेशनलिज्म, राइज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। 10वें चैप्टर पे आ गए, एक माइलस्टोन हमने हिट कर लिया है। तो 1/3 ऑफ द बुक हम यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, राइट। विद दिस चैप्टर 1/3 ऑफ द बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। तो खैर आपको भी मुबारक हो, और जो है अभी लेकिन हमें काफी दूर जाना है। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो दिस इज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। बट नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्र क्या है, ये भी जानते हैं पहले कि है क्या कहानी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, और जो है मैं आपको जो है अब तक स्पेक्ट्रम की सीरीज पढ़ा रहा हूँ, प्लस मेरी दूसरी सीरीज जो है विच इज ऑफ RS शर्मा। अगर आपने नहीं देखी है एंशिएंट इंडिया की, तो प्लीज वॉच दैट सीरीज एज वेल। ओके, खैर ऑल्सो दिस इज नॉट अ मूवी, है ना। जब मैं पहले भी कहता हूँ कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करिए, टाइमलाइंस बनाइए, मैप बनाइए, जो भी स्क्रिबल कर सकते हैं, जरूरी नहीं टाइमलाइन या मैप ही, जो भी आप स्क्रिबल कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्लीज डू इट सो दैट आप ज्यादा अच्छा समझ पाए, राइट। तो खैर तो बात करेंगे, एक तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की इंडिया में, ये इंडिया की भावना जो आ रही है, इंडिया इंडिया सुनाई दे रहा है, ऐसा कैसे हुआ। दूसरा, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, और कांग्रेस के पहले के कैंपेन की बात करेंगे। तो अब तक हमने देखा, हम लोगों ने बात करी कि हम लोग हिट कर चुके हैं सीजन 2, राइट। 1857 के बाद की कहानी हमें समझनी है, बट 1857 के बाद की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे भी जाना पड़ा, और हमने कहा कि सोसाइटी को, हमारे देश को, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम पाइनियर है राजा राम मोहन रॉय, हमें जरूरत पड़ी एक सोशल रिफॉर्म की, राइट। हमने सबसे पहले सोशल रिफॉर्म पढ़े, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़े, जाना कि हाँ कौन कौन से लीडर्स हैं जो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं। जब हम इन सोशल इविल से थोड़ा निकलने लगेंगे, हमारे पास और लीडर्स आने लगेंगे, देन सेकेंड अपग्रेडेशन होगा, सेकेंड रिफॉर्म होगा, और फॉर्चुनेटली वो भी राजा राम मोहन रॉय से ही निकल रहा है, राइट। एंड वी विल हैव पॉलिटिकल अवेकनिंग, नेशनलिज्म की भावना आ रही है, इंडिया की भावना आ रही है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, और तब कहीं जाके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया की जो है बॉडी बनेगी, एक इंडिया की जो है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी, विच इज 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हमारी कहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस तक की है, कि हम कैसे पहुंचे इंडियन नेशनल कांग्रेस तक 1885 तक। तो 1885 का बिफोर बिफोर 1885 या बिफोर INC का पॉलिटिकल एरा समझना, हमें राइज ऑफ नेशनलिज्म समझना है, राइट। दिस इज नथिंग बट नेशनलिज्म। तो पहले समझते हैं कि होता ही क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है। तो नाउ समझते हैं कि नेशन, मान लेते हैं कि हाँ जो है ये कोई देश है, राइट, देश, और ये देश, ये जो जगह है, ये जो कोई लैंड का टुकड़ा है, मान लो जमीन का टुकड़ा है, राइट, है ना, कोई जमीन है ये, इस जमीन को हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है। स्टेट कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेट है? स्टेट हम इसे तब कह सकते हैं किसी भी जमीन के टुकड़े को, जब उसके पास एक डिफाइंड टेरिटरी है, यहां से यहां तक, उसके पास नागरिक है, सिटीजन्स, जो कहें कि हाँ जो है हम इस स्टेट को बिलोंग करते हैं, राइट, है ना, या बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं, बट हाँ यहां रहते हैं, तो सिटीजन यहां के नागरिक है, प्लस ये आजाद है, सोवरेन है, और प्लस सोवरेन, प्लस आजादी है, फ्रीडम है, और प्लस जो है इसके पास एक सरकार है जो इस आजादी को एक्सरसाइज करती है, राइट। वो जो है कि रूल रेगुलेशन गवर्नेंस सारी चीजें ये सरकार देखती। अगर ये चारों चीजें हैं तो पॉलिटी में एक टर्म आता है स्टेट, तब हम उसको क्या कह देते हैं? स्टेट, है ना। यही सारी बातें हमारे संविधान में लिखी, हमारी टेरिटरी क्या है, कौन नागरिक है, हम आजाद हैं तो फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यही सारी चीजें कहाँ लिखी? संविधान में लिखी होंगी, राइट। अब ये क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी है, इट्स मोर लाइक अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस, कि हाँ इस देश को हम या इस जगह को हम स्टेट तब कहेंगे जब ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। बट क्या ये नेशन भी है? नेशन क्या है? नेशन, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी जगह को तब कहते हैं जब वहां के रहने वाले लोग, जिनको आप सो कॉल्ड नागरिक कह रहे हैं, अगर उन सब में यह भावना है कि वो इस जमीन को बिलोंग करते हैं, राइट, इंडिया को बिलोंग करते हैं, या इस पूरे जो भी जो है स्टेट जिसको आप कह रहे हैं, टेरिटरी जो है, इसको बिलोंग करते हैं, अगर ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है,
राइट, कि ये मेरा देश है, ये फीलिंग है, ये नहीं यह हमें पार्टीशन करना है, हमें अलग होना है, यहां मैं बिलोंग नहीं करता, ऐसी कोई भावना नहीं है, बल्कि ये भावना है कि हम सारे लोग इसको बिलोंग करते हैं। जैसे हम इंडिया के टर्म्स में कह रहे हैं कि हाँ स्टेट मायने नहीं रखता, स्टेट सेकेंडरी है, राइट है ना, स्टेट सेकेंडरी। इट इज लाइक कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा इंडिया, कि हम सारे इंडिया के लिए खेलते हैं, राइट जो है, और इंडिया के साथ है, इंडिया के नागरिक हैं। अगर ये जब भावना हमारे दिल में है तो फिर हम क्या हैं, हम नेशन है, हम राष्ट्र है। तो राष्ट्र इज लाइक कि पूरे इंडिया में सब में भावना आ जाए कि हम इसको बिलोंग करते हैं। अब सवाल उठता है क्या हम एक राष्ट्र हैं, राइट हैं भी और नहीं भी, राइट राष्ट्र हैं क्योंकि हम सारे लोग ये मानते हैं कि हम जो है भारत को बिलोंग करते हैं, राइट है ना, भारत से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, राइट है ना, भारत के लिए जान देने को रेडी है। तो हाँ भी ठीक है, हम जो है डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन है। बट डेफिनेटली एक माइनॉरिटी, एक सेगमेंट ऐसा भी होगा जो कहेगा कि नहीं, अभी उनमें ये भावना पूरी तरह से नहीं होगी। तो इसीलिए बात आती है नेशन बिल्डिंग की, राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र निर्माण एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, एवर गोइंग प्रोसेस है, राइट, जो कि चलता रहता है। हम तो हाँ ओवरऑल अगर ब्रॉड उसमें देखें तो हम राष्ट्र हैं, नेशन हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्या सा बाकी लोगों को भी रिकंसाइल करना है जो ऐसा नहीं मानते, यस मान यह करना है, राइट। तो नेशनलिज्म की भावना राइज करना है ना, या राष्ट्र निर्माण करना, या राष्ट्र जो है निर्माण की भावना आना, दिस इज समथिंग विच इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशन तब हम बनने लगते हैं जब हम सब मान लेते हैं कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो नाउ इट इज अबाउट नेशनलिज्म, कि अब इस दौर में जिसे हम पॉलिटिकल एरा कह रहे हैं, इस दौर में अब हमें ये फीलिंग आ रही है धीरे धीरे कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही, किसी स्टेट को बिलोंग नहीं करते, हम बंगाल से नहीं है, हम जो है अवध से नहीं है, हम दिल्ली से नहीं है, हम कहां हैं, हम इंडिया से। तो ये भावना धीरे धीरे करके ग्रो होने लगी। यही जाके मास मूवमेंट बनेगा कभी जो है 1842 में, राइट, उसके पहले भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बट हाँ सबसे बड़ा मास मूवमेंट 42 में दिखेगा। फिलहाल वो बात की बात है, हम समझ रहे हैं कि हाँ ये क्यों हुआ। पहला सवाल, व्हाई, फैक्टर्स बिहाइंड दिस राइज ऑफ नेशनलिज्म। पहला सवाल हमारा ये है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, राइट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नाउ सो जो है हमने समझा था कि ब्रिटेन ने हमको कॉलोनी बना दिया था, तो वहीं से बात शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना दिया है, हम क्या हो गए हैं, हम इनकी कॉलोनी क्रिएट हो गए। और कॉलोनी का मतलब होता है कि हाँ इनका हमारे ऊपर पॉलिटिकल हक है, राइट, पॉलिटिकल हेजिमनी है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, प्लस इनका हमारी इकोनॉमी पे भी कंट्रोल है, और प्लस इनका हमारे कल्चर पे भी कंट्रोल है। अब इसको लेके ये लोग बहुत सारी पॉलिसीज बनाने वाले हैं, राइट, ये पॉलिसीज, और जब ये पॉलिसीज बनाएंगे तो इसका रिजल्ट भी नेशनलिज्म है, और उस पॉलिसीज के खिलाफ हमारा रिएक्शन भी नेशनलिज्म, राइट। तो इन पॉलिसीज को लेके चाहे इन पॉलिसीज का रिजल्ट देख लो, इनके रिजल्ट कह लो, या फिर कह लो कि हाँ जो हमारा रिएक्शन है टुवर्ड्स दिस पॉलिसीज, राइट है ना, दोनों ही बातें क्या है, दोनों ही बातें नेशनलिज्म, या दोनों ही बातें नेशनलिज्म की तरफ हमको लेके जाएंगे। आइए समझते हैं, एक एक करके समझते हैं कि पॉलिटिकली समझते हैं कि पॉलिटिकली ऐसा क्या हो रहा है। देखो एक बात तो तय है जो है स्पेक्ट्रम में जहां से बात शुरू करी गई है कि हाँ हमारा इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है। हम इनकी कॉलोनी है, पूरी तरह से सबजुगेटेड है, पूरी तरह से सबसर्विएंट है। हमारा पर्पस क्या बन गया है, हमारा पर्पस बन गया है कि इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट, इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा कुछ भी हो। तो एक बात तो तय है कि हम दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, कि वो चाहते हैं कि हमारे दम पे उनकी ग्रोथ हो, यानी कि हमारी ग्रोथ तो इनके साथ तो नहीं हो सकती, दिस इज इम्पॉसिबल। एंड बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा उठा रहे हैं, तो इनकी सारी पॉलिसीज भी ऐसी हैं जो हमारा फायदा उठाना चाहती हैं, राइट, वो कुछ भी करेंगे। तो उसमें इंटेंशन उनका क्या है, इंटेंशन ये है कि हमारा फायदा उठाना है। तो क्या उनकी पॉलिसीज या उनके थॉट प्रोसेस, उनके इंटेंशन के साथ क्या हम ग्रो कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो। वो कुछ अच्छा भी करेंगे तो उसमें उनके पीछे जो है उसके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर वो हमारे रेलवेज भी लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अब देखो रेलवे से हमारा भी फायदा हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, राइट, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ रेलवेज लेकर आ रहे हैं तो रेलवेज में कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है कि हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल, दूर दूर का रॉ मटेरियल लेकर भाग पाएंगे, राइट, रॉ मटेरियल पहुंचा पाएंगे, जो फिनिश्ड गुड आ रहा है वो इंडिया में पंप कर पाएंगे। तो उनका अपना स्वार्थ है रेलवे लाने में भी। अब थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी होगा, बट हालांकि नुकसान ज्यादा है, राइट है ना, माइनर फायदा इधर निकाल देंगे हम लोग। खैर
तो पॉलिटिकल, तो पहले थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज, अब जो इंडिया क्रिएट हो रहा है, राइट नाउ दिस इज पीसफुल, है ना, ये सन्नाटा है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन कर दिया इन्होंने। तो पीस भी है। पहले क्या हो रहा था, पहले मराठास और जो है बंगाल लड़ रहे थे, मराठास और हैदराबाद मैसूर लड़ रहे थे, राइट है ना, ये सब लड़ाइयां चल रही थी। बट अब अंग्रेजों ने 1857 तक आते आते सब शांत कर दिया है, पूरा सबसे बड़ी अंपायर क्रिएट कर दी है। इतनी बड़ी अंपायर अब तक थी ही नहीं, किसी के पास भी नहीं थी, ना अशोका के पास थी, ना अकबर के पास थी, किसी के पास इतनी बड़ी अंपायर नहीं थी। तो अब तक की सबसे बड़ी अंपायर जो क्रिएट करी है, जो किसी एक पॉलिटिकल बॉडी के पास है, किसी एक हेड के पास है, वो है अंग्रेजों की अंपायर। इससे बड़ी अंपायर हमने अब तक देखी नहीं थी इंडिया में। तो खैर तो ये जो अंपायर इन्होंने क्रिएट करी है, इसमें अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा, क्योंकि सब इन्हीं के पास है, राइट। तो किससे झगड़ना है, तो दे हैव एंश्योर्ड कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और हम पीसफुल। और ये पीस अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड पीस, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पीस वी वांट इन लाइफ। क्योंकि ये पीस ऐसा पीस है कि हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, राइट। हमारा पैसा जो है, क्योंकि हम इनकी कॉलोनी है, तो हमारा पैसा इनकी तरफ ड्रेन हो रहा है, राइट। और इसी पे ड्रेन थ्योरी बनेगी बाद में, बट हाँ फिलहाल अभी नहीं। तो नाउ तो व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि ये पीस कोई बहुत अच्छा पीस नहीं है, क्योंकि ये पीस ऐसा है जिसमें हम घुट रहे हैं, ये सन्नाटे वाला पीस है, ये जो है शांति वाला पीस नहीं है, राइट है ना, ये खामोशी वाला पीस है। तो नाउ तो जो है पीस, तो ये पीस बहुत अच्छा पीस नहीं है। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि पूरे भारत में एक ही तरह की पॉलिटी है, एक ही तरह का जुडिशियल सिस्टम है, हम सब एक ही लॉ को बिलोंग करते हैं, राइट। तो हमारा जो सिस्टम है, चाहे आप बंगाल में गवर्नेंस का सिस्टम देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में गवर्नेंस का सिस्टम देख लीजिए, या चाहे मद्रास में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, हर जगह आपको एक ही तरह का सिस्टम नजर आ रहा है। तो नाउ जब सिस्टम एक है, समझो इस बात को कि जब सिस्टम एक है, चाहे सिविल सर्विस हो गया, चाहे जुडिशरी हो गया, लॉस कोडिफाइड हो गए, तो सबके ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल है, राइट है ना। प्लस जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह लेकर आ जाएंगे, तो ओवरऑल हर कोई सेम तरह के जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फिर पॉलिटिकल फेनोमेनन को देख रहा है, राइट। चाहे अब मैं बंगाल में रहूं, लखनऊ में रहूं, चाहे मुंबई में रहूं, मुझे लगेगा कि मैं एक ही जगह रह रहा हूं, सेम ही फीलिंग आएगी, क्योंकि सरकार एक है, एक ही सरकार के अंदर हूं मैं। तो दिस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को, पूरे भारत को यह एहसास दिला रहा है कि हम सारे लोग जो भारत में रहते हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पावर को रिपोर्ट करते हैं, या पॉलिटिकल पावर द्वारा कंट्रोल हैं। और ये कंट्रोल अच्छा लग रहा है हमको? नहीं, ये कंट्रोल अच्छा भी नहीं लग रहा है, राइट, बुरा लग रहा है। इनफैक्ट जो है हम इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहेंगे। तो दिस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, जिसकी वजह से ये सन्नाटा है, राइट, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एहसास दिला रहा है। ऐसा हो गया है थोड़ा कि हमें लग रहा है हमारा दुश्मन एक ही है, हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा दुश्मन एक ही, राइट। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कहीं ना कहीं हम लोगों को यूनाइट कर रहा है, हमारे लीडर्स को यूनाइट कर रहा है। प्लस इनकी कुछ और पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जैसे कि 1857 के बाद, लेट मी गेट बैक टू द टाइमलाइन, यहां पे दो गवर्नर जनरल्स की बात करने जा रहा हूं मैं। एक गवर्नर जनरल है 76 to 84, ऐसे नहीं लिखते, दूसरी टाइमलाइन में आते हैं। So now, so there is a governor general coming in 1876 और ये रहेंगे 1880 तक। इनका नाम है लॉर्ड लिटन, राइट, लॉर्ड लिटन। अब ये जाने जाते हैं अपनी रिएक्शनरी पॉलिसीज के लिए, राइट, कि हाँ इनकी जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि जो हमारी प्रोग्रेशन, हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ को रोकना चाहती हैं, राइट, हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लेकर आ गए? ये लेकर आ गए, प्लीज टेक नोट्स, ये लेकर आ गए कि भाई जैसे ही आए, इस समय फैमिन आया हुआ है, इंडिया में सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे में ही वॉज अपॉइंटिंग अ ग्रैंड दरबार। तो दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं, दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, राइट, कि हम दरबार लगाएंगे, राइट, क्वीन को टाइटल देंगे, है ना, कि हाँ क्वीन जो है, क्वीन को टाइटल दिया गया यहां पे कि हाँ वो कैसरे हिंद है, कैसर बोले तो सीजर, ऐसा टाइटल दिया गया। अब सोचो कि हम सारे लोग यहाँ भूखे पड़ रहे हैं, राइट, खाने के वांदे पड़े हुए हैं, और दिल्ली में सजावट हो रही है, शामियाना लग रहा है, हाथी आ रहे,
राइट, है ना, जो है गाने बजाने, जो है गाने बजाने का पूरा इंतजाम है, राइट, ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है, परेड हो रही है, राइट। वी विल फील वेरी वेरी बैड कि ये कैसा गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिटन 76 से जो है 80, ये कैसा गवर्नर जनरल है जो जनता के बारे में नहीं सोच रहा कि जनता को क्या फील होगा, इस तरह की हरकतें कर रहा है, राइट। प्लस लिटन ऑल्सो ब्रॉट अ पॉलिसी which is 78 में, 78 के इनके दो एक्ट फेमस हैं 1878। एक है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब कि जो भी जो है आपके ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, बंगाली में छाप रहे हैं, गुजराती में छाप रहे हैं, हिंदी में छाप रहे हैं, जो देसी भाषा में जो है अपना न्यूज़पेपर चला रहे हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, राइट, है ना। अगर कुछ लिखा जाएगा तो उनको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, उनका जो है न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा, और कोई अपील भी नहीं है। अब ऐसे एक्ट को कहा गया कैसा, गैगिंग एक्ट। दिस इज गैगिंग एक्ट, प्रेस को गैग कर दिया गया है, राइट, इस तरह का एक्ट लेकर आए। दूसरा एक इनका एक्ट फेमस है 1878 का, विच इज आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या कहता है? आर्म्स एक्ट कहता है कि हाँ जो आम आदमी है वो हथियार नॉर्मली नहीं रख सकता। अगर मैं और आप गन रखना चाहें तो नहीं रख सकते until and unless we get a license for it। तो विदाउट लाइसेंस हमारे पास गन नहीं हो सकती, हमारे पास आर्म्स नहीं हो सकते, राइट, है ना। ठीक साउंड कर रहा है, इसमें क्या ही बुराई, अच्छी बात है सोसाइटी में, क्यों ही आपको जो है राइट टू वेपन वगैरह देना है ना। अगेन वो डिबेट अलग है, बट द पॉइंट इज क्यों देना है। तो सो हमें बुरा नहीं लगता है नॉर्मली, बट इन्होंने कहा कि लेकिन एक बात है इसमें, एक बात ये है कि अंग्रेज रख सकते हैं, अगर कोई यूरोपियन इंडिया में रह रहा है तो वो रख सकता है, हम नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ऑफिसर कोई है तो वो रख सकता है, हम नहीं रख सकते, तो हमें बुरा लगेगा। ये तो रेशियल हो गया, काफी रेशियल हो गया कि भाई वो बड़े समझदार हैं, वो गन रखेंगे तो उनको पता है कि कहां यूज करना है कहां यूज नहीं करना, बट हम समझदार नहीं है, राइट। हम लोग कुछ गलती कर बैठेंगे, मारपीट करने लगेंगे, किसी को गोली मार देंगे, तो दिस इज लाइक रिडिकुलस कि ये तो बहुत ही रेशियल बात हो गई, क्यों मान लें हम तुम्हारी इस बात को, राइट। तो हमें बुरा लगा, काफी बुरा लगा। प्लस इनके कुछ और भी वाहियात आइडियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि जो उस समय सिविल सर्विसेज चल रही हैं, सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विस की जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज वो घटा दी जाए, राइट। ऐसा बोला इन्होंने कि हाँ भाई मैक्सिमम एज कुछ 19 कर दी इन्होंने। अब सोचो आज मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए कुछ 32 ईयर्स जा रही है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि 19 साल मैक्सिमम एज है, इसके बाद आप जो है एग्जाम ही नहीं दे सकते। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंडियंस को मत ही बिठाओ, राइट। उसकी जगह एक दूसरी सर्विस लॉन्च कर देते हैं, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में क्या होगा कि हम नॉमिनेट करेंगे, कोई है हमारे बहुत लॉयल है, हमको अच्छा इंडियन लग रहा है, तो उसको बना देंगे, जो है ऑफिसर बना देंगे। ऐसा एक स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का इन्होंने आइडिया दिया, राइट। तो इंस्टेड एक दूसरी सर्विस लॉन्च करी जाए, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं इनके पास। ये लॉन्च भी हुई, बट हाँ विद इन 8 ईयर्स ही अबॉलिश हो गई, राइट, है ना। तो जल्दी अबॉलिश करना पड़ा क्योंकि ऐसा कोई रिस्पॉन्स इसका था नहीं। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। तो ओवरऑल हिज रिपोर्ट कार्ड इज वेरी वेरी बैड। हमको लगा कि ये अंग्रेज कितने रेशियल है। अगर इस तरह का कोई गवर्नर जनरल आता है तो लगता ही नहीं भारत का गवर्नर जनरल है, ये ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन का कोई दूत है जिसे हमें परेशान करने के लिए भेजा गया है। विल बी वेरी मच वरीड अबाउट लॉर्ड लिटन कि कैसा क्या करना है भाई इंडिया में आके, राइट। तो लॉर्ड लिटन, then after Lytton there is another person coming in 1880। इनको रिप्लेस करेंगे एज अ जो है वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन, राइट। तो लॉर्ड रिपन, अब लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन इज अ वेरी यू कैन से डेमोक्रेटिक पर्सन, राइट, वेरी लिबरल पर्सन, बहुत अच्छे आदमी है ये लॉर्ड रिपन। तो ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काफी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ही इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। जितना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इतना लिखते चलो, जैसे जैसे और आएगा और बातें करते चलेंगे, बट हाँ मोर और लेस जो है यही बातें इंपॉर्टेंट। ओके, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐसा कहा गया इनको। तो हमारा जो पंचायती राज वगैरह है, जो लोकल लेवल पे जो सरकार है, राइट, उसको बूस्ट किया इन्होंने। ये एक बात हो गई। बट इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और डिमांड पहले से थी, ऐसा थोड़ा इन्होंने पता किया है, लेकिन हाँ फ्लॉ है उसमें।
उसमें क्या फ्लॉ है कि जो इंडियन जज है और जो यूरोपियन जज है ये दोनों बराबर नहीं है, राइट। यूरोपियन जज चाहे तो किसी के ऊपर फैसला सुना सकता है, बट इंडियन जज के सामने अगर कोई यूरोपियन कॉन्विक्ट खड़ा है, राइट, केस किसी यूरोपियन का है, तो इंडियन जज को बोला जाएगा कि नहीं आप ये फैसला नहीं सुना सकते, आप घर जाइए, यूरोपियन जज को बुलाइए, वो यहां पे फैसला सुनाएगा। तो मतलब इंडियन जज इस लायक नहीं है कि वो किसी यूरोपियन को सजा सुना सके या यूरोपियन का केस ट्राई कर सके, नहीं। क्या ये रेशियल था? सुपर रेशियल था। तो इन्होंने सोचा कि हाँ एक बिल पास किया जाए और ये जो फ्लॉ है इसको फिक्स कर दिया जाए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जैसे ही इन्होंने ये बात रखी वैसे ही इंडिया के सारे यूरोपियन एकजुट हो गए, राइट। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, सारे यूरोपियन से आवाज उठा दी कि पता नहीं रिपन को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या दिन आ गया है कि यूरोपियन को अब इंडियंस ट्राई करने लगेंगे, राइट, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड लॉर्ड रिपन गॉट फ्रस्ट्रेटेड, राइट, कि हाँ मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा था लेकिन ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं लोग, राइट। पूरा सब कुछ इनके खिलाफ हो गया, लॉबिंग होने लगी, पैसा इकट्ठा होने लगा, इनके खिलाफ एजिटेशन चलने लगा, ब्रिटेन में चिट्ठी जाने लगी कि किसको भेज दिया, कैसी बातें कर रही है। तो लॉर्ड रिपन गॉट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, बट वी गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। हमको समझ में आ गया कि अगर कल को कोई लॉर्ड लिटन जैसा आता है तब तो सत्यानाश होना ही है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर कल कोई लिबरल डेमोक्रेट ऐसा भी आ जाएगा तो क्या कुछ हमारे लिए अच्छा कर पाएगा, राइट। हमको रियलाइज होगा नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो 1884 तक रिपन है, एंड यही समझो कि हाँ हमें कितनी क्लैरिटी यहां पे आ गई होगी कि 1885 इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात समझ आ रही? तो ये दो मेजर जो है पिलर हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, राइट। दो मेजर जो है इवेंट, हम पॉलिसीज की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली वी कैन ऐड लिटन एंड रिपन। क्या हमें ये क्लैरिटी दे देंगे दोनों? हमें ये दोनों लोग मिलकर क्लैरिटी दे देंगे। लिटन नेगेटिव वे में है ना, हमें समझ में आएगा कितना बुरा हो सकता है इनका राज्य, और रिपन हमें समझ में आएगा कि अच्छा भी कोशिश करेगा ना कोई तो कर नहीं पाएगा, अच्छा भी पॉसिबल है नहीं, राइट। सो दिस क्लैरिटी वी विल हैव फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड कि हाँ भाई जो है इस तरीके से होने वाला तो नहीं है, सॉल्व तो नहीं होने वाला, राइट। प्लस इकोनॉमी के एंड से देखते हैं जरा। इकोनॉमी के एंड से हम सारे दुखी हैं, हम तो दुख पीपल रजिस्टर देख ही चुके हैं, तो हमको पता है कि हाँ ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन ये तो पूरी इंडिया में चल ही रहा है, राइट। इसकी वजह से हम सारे लोग फील कर रहे हैं कि एक ही सरकार है, हमारा एक ही दुश्मन है जो हम लोग को इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है। किसान भी दुखी हैं, आर्टिजन भी दुखी हैं, पंडित भी दुखी हैं, हर कोई दुखी था। हमने ऑलरेडी समझा 1857 की क्रांति इसी दुख की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमी, दिस इज द मेन कल्प्रिट। प्लस इकोनॉमी में भी क्या यूनिफिकेशन हो गया है? हाँ ये भी एक तरह का यूनिफिकेशन हो गया। मतलब ये कि अगर अब क्योंकि हम इतना ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि एक ही सरकार है, तो अगर सूखा उड़ीसा में पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट महाराष्ट्र फील होगा, उसका इंपैक्ट जो है तमिलनाडु में फील होगा। तो अब हमारी इकोनॉमी कनेक्टेड है, एक जगह का सूखा दूसरी जगह को भी हिला देगा। तो हमारा इकोनॉमी रिलेटेड यूनिफिकेशन भी हो गया, हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़ गए, राइट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राज्य प्रॉस्पर कर रहा है और कोई राज्य गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, सब साथ में गरीब हो रहे हैं। तो हमको रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये भी हो गया, राइट, यूनिफिकेशन सा हो गया। प्लस इकोनॉमी पॉलिसी में हमने समझा था रेलवेज वगैरह लेके आ गए, ट्रांसपोर्ट आ गया है, रेलवे आ गया है। अब ट्रांसपोर्ट का फायदा अंग्रेजों को यह हुआ कि अब बॉम्बे से ये दूर दूर से सामान लेके आ सकते हैं ट्रेन में, और यहां पे सामान लोड करके ले जा सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल जा सकता है और फिनिश गुड आ सकता है कि हाँ क्या जो है ब्रिटेन से फिनिश गुड आया और जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चाहे बॉम्बे से, चाहे मद्रास से, चाहे कोलकाता से, जैसे भी करना, राइट। तो ट्रांसपोर्ट, बट ट्रांसपोर्ट का हमारे लिए फायदा क्या हुआ कि अब हमने देखा कि केशव चंद्र सेन जो है बंगाल से चले गए थे। कहां बंगाल से चले गए थे? आपके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, राइट। वहां पे जाके लोगों से डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने प्रार्थना समाज का जो है स्थापना देखी थी। तो अब आइडियाज भी फ्लो कर रहे हैं, अब लीडर्स भी फ्लो कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जाके फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ भी यही दिक्कत है, हमारे यहाँ भी ये दिक्कत है, तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान हो। अब हमको रियलाइजेशन होने लग गया कि ये खाली बंगाल की दिक्कत नहीं है, ये खाली जो है महाराष्ट्र की दिक्कत नहीं है, ये खाली मद्रास की दिक्कत नहीं है, ये हम सबकी दिक्कत है, राइट। क्यों? क्योंकि मुलाकात होने लगी। हम देखेंगे गांधी जी जब आएंगे तो पूरा भारत घूमते रहेंगे, है ना, कि हाँ कैंपेन करना, चलो तमिलनाडु चलते हैं, राइट। तमिलनाडु, तमिल पे उनको बड़ा प्यार था।
क्यों? क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका में तमिलियंस ने उनकी बहुत हेल्प करी थी। उनके मेन फॉलोअर या सबसे बड़ा सेगमेंट जो था फॉलो करने वाला वो तमिलियंस है। तो उनको उनके सत्याग्रह जो है रिप्रेजेंटेशन पे या सत्याग्रह करने की काबिलियत पे बहुत भरोसा था। राइट, कभी आप शुरू में देखेंगे भारत भ्रमण कर रहे हैं तो जो है मद्रास भी गए हैं, कलकत्ता भी जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी मिल रहे हैं, जो है ऊपर जो है बनारस भी जा रहे हैं, जो है हरिद्वार भी जा रहे हैं, पूरा भारत घूमेंगे। कैसे हो पाया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम मदद करेगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ये सारे आइडियाज, ये सारी जो मीटिंग सब कनेक्ट होने लगेगा। हम सारे लोग जो है एक जगह के लीडर दूसरे जगह जा पाएंगे। राइट है ना, ये सब कुछ हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। प्लस इसी इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट अगर हम समझें तो एक और इंपैक्ट है विच इज मिडिल क्लास। मिडिल क्लास राइज कर रहा है। तो मिडिल क्लास की हमने पहले भी बात करी थी। ये मिडिल क्लास वही है जो अब जो है इंग्लिश पढ़ चुका है, जो अब फिलॉसफीज पढ़ चुका है, राइट, जो अब जो है हिस्ट्री पढ़ चुका है, अब जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुका है, राइट, और उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, समथिंग। ये वो हैं जो टीचर्स बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, राइट, ट्रेडर्स बनेंगे, राइट, जो है बाकी प्रोफेशन जो है डॉक्टर्स एंड ऑल, ये सारा प्रोफेशन ये लोग जो है देखेंगे। बट इसी में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट होंगे जो सोशल रिफॉर्म भी कर रहे थे, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करेंगे, पॉलिटिकल अवेकनिंग में भी आगे रहेंगे। राइट, तो ये मिडिल क्लास जो है ये बेस प्रोवाइड करेगा आपकी इस अवेकनिंग को। क्यों? क्योंकि वो जागरूक है, क्योंकि वो पढ़ चुका है, ये अंग्रेजी भी जानता है। अंग्रेजी जानता है तो एक दूसरे से बात भी कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। अब कोई बंगाली है वो जाके मराठी से बात कर पाएगा, अब कोई जो है मराठी है वो जाके तमिलियन से बात कर पाएगा। अब दिस बिकेम लाइक लिंगुआ फ्रांका, कॉमन लैंग्वेज है, डिस्कशन करो, आओ समझो। So this middle class is very very important. This rise of middle class will actually create this leadership. जो MG रानाडे हैं, गंगाधर तिलक हैं, राइट है ना। So all these leaders are coming from this middle class, जो कि जैसे हम जय तिलक जी की बात कर रहे थे कि हाँ टीचिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट है, टीचर है वो, राइट, और उसके बाद पॉलिटिकल करियर उन्होंने टेकअप किया। राइट, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ बहुत सारे लीडर्स हमारे मिडिल क्लास से आने वाले हैं। दिस विल प्रोवाइड दैट बेस। ये राइज ऑफ मिडिल क्लास जो है, राइट, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। देन प्लस बात करें कल्चर या सोसाइटी की साइड में, तो सोसाइटी की साइड में ऐड करते हैं जो है हमने समझा था कि एक तो मॉडर्न एजुकेशन भी आ चुकी है। मॉडर्न एजुकेशन के आने की वजह से अब हमें ऐसे कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं। हमें पता चल रहा है नेशनलिज्म क्या होता है, हमें पता चल रहा है कि नेशन स्टेट्स, राइट है ना, कि हाँ कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की बात हुई थी। तो हमने डिरोजियंस की बात करी थी, है ना, हेनरी विवियन डिरोजियो अपने बच्चों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी सिखा रहे, राइट। तो ये जो भी कुछ दुनिया में हुआ है, जो भी फिलॉसफीज हैं, वोल्टायर की फिलॉसफी है, राइट, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है, तो ऑल दीज फिलॉसफीज जो है क्रिएट हुई आपकी मिडाइवल इंडिया, जब मिडाइवल एरा में, राइट, वो सारी फिलॉसफी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स विल कम टू पीपल। पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, अच्छा ये, अच्छा वो, प्लस इंग्लिश भी सी का पार्ट है, इंग्लिश भी सीखेंगे, राइट। तो वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन प्लस इंग्लिश, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है अब हमारे क्लियर होने लगेंगे। हम भी सोचेंगे कि हाँ भाई जो है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लस ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो मिडिल क्लास है, बहुत सारे लोग ब्रिटेन पढ़ने जाएंगे या फॉरेन पढ़ने जाएंगे, राइट, कोई फीजी जाएगा तो लोग पढ़ने जाएंगे बाहर, राइट। फीजी तो खैर मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो है ब्रिटेन मेन है कि हाँ ब्रिटेन में लोग पढ़ने जाएंगे, यूरोप पढ़ने जाएंगे लोग। अब जब वहाँ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ की सोसाइटी देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि एक इंडिया की सोसाइटी देख लो, हम पीछे रह गए, हमें रिफॉर्म की जरूरत है, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। वहाँ जाके उन्होंने डेमोक्रेसी देखी, वहाँ जाके उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा, उनको रियलाइज हुआ ओ माय गॉड ऐसा तो होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए। तब वो एस्पिरेशन जगेगा कि नहीं मैं जाके जो है लोगों को जगाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा, वहां से वो पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट होगी, राइट। तो ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, क्या दोनों पॉइंट कनेक्टेड है? हाँ भाई कनेक्टेड है, राइट है ना, कि आप मिडिल क्लास की वही बात कर लीजिए, चाहे मॉडर्न एजुकेशन की बात करिए, कि कहीं ना कहीं राइज ऑफ लीडरशिप भी इसी वजह से आ रही है क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, राइट है ना, बाहर जाके काफी कुछ देखा है, उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ यही सारी बातें हमें इंडिया में भी लागू करनी है, इंडिया में भी लेकर आना है, राइट। तो वेस्टर्न थॉट, तो जो है ये वेस्टर्न थॉट भी दे रहा है, एंड इट इज गिविंग अस कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, गिविंग अस कॉन्सेप्ट लाइक नेशनलिज्म,
हमें समझ में आया, हमने सुना नहीं था कभी नेशनलिज्म, हमें पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए थे, नेशन स्टेट्स। हमें समझ में आया कि हाँ देश को लेके ऐसे जो है आगे बढ़ना चाहिए, राइट है ना, हमें हमारे अंदर ये राष्ट्र वाली भावना होनी चाहिए, ये हमें समझ में आया। प्लस इसी का रिएक्शन हम समझें तो कहीं ना कहीं ये बात भी कनेक्टेड है कि सोशल रिफॉर्म जो हमने बात करी है, सोशल रिफॉर्म, क्या ये भी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, राइट क्या ये भी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म? हाँ, यहीं से तो मुद्दा ही शुरू होता है, राइट। हमने कहा कि पहला रिफॉर्म हमें जरूरत ही है ना, ताकि सोसाइटी पहले क्लीन हो, सोशल लेवल्स निकले और उसके बाद ही नेशनलिज्म की ग्रोथ हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म जो था उसने बेस प्रोवाइड किया, फाउंडेशन प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर अगला अपग्रेडेशन आ रहा है, जिसके ऊपर नेशनलिज्म की भावना आ रही है। तो सोशल रिफॉर्म अभी तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट, सोशल रिफॉर्म। प्लस अनदर थिंग विच वी कैन ऐड टू दिस कि क्यों राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है, एडिंग 2 मोर पॉइंट्स। एक तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चेस में 2 बड़े नाम, एक तो मैक्स मूलर, यूरोपियन साइड से, जर्मन है, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में बहुत रिसर्च करी, राइट, इंडिया के बारे में बहुत रिसर्च करी, तो वहां से भी हमको काफी कुछ अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चला। बट देन देयर आर अदर रिफॉर्मर्स लाइक आरजी भंडारकर, राइट। तो आरजी भंडारकर, मैक्स मूलर, फिर स्वामी विवेकानंद, राइट। फिर बात ऑलरेडी भी हो रही है कि हाँ जो है बैक टू द वेदास एंड ऑल, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कितने अच्छे हैं। तो अगेन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करते, बट जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चेस कहीं ना कहीं हमको रियलाइज कराएंगी कि हमारी हिस्ट्री भी तो अच्छी है, हम भी तो अच्छे हैं। जब पता चलेगा कि हम भी आर्यन हैं, यूरोपियंस भी आर्यन हैं, विल बी लाइक कि क्या हम सेम ही हैं, राइट है ना, अच्छा हम एक ही लोग हैं, ऐसा अलग कुछ भी नहीं है, यानी ऐसी कोई सुपीरियोरिटी नहीं है, राइट। ये लोग झूठ बोलते हैं कि फर्जी सुपीरियर बने, रेशियल सुपीरियोरिटी लेके घूम रहे हैं, इनका फर्जी घमंड, बेकार का घमंड है। तो हमें ये रियलाइज होगा। तो ये जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हमें क्लैरिटी आने लगेगी कि ऐसा तो फर्जी घमंड है, राइट। अभी भी समझिए कि हिस्ट्री की आधी अधूरी समझ को लेकर ये जो रीजनलिज्म है ना, कि हाँ हमें फला लीडर जो है बहुत पसंद है, राइट, मैं उनका फैन हूं, और जो है फला लीडर क्योंकि वो मेरे रीजन के लीडर है, राइट। और हिस्ट्री आधी पता है, हिस्ट्री पूरी पता ही नहीं है। आप जिस बात को लेकर उस लीडर को बहुत फॉलो कर रहे हैं, जो है आप उसके फैन हैं, अगर आप स्पेशली कम्युनल उसमें देखा गया, राइट है ना, जो कम्युनलिज्म है कि जो है स्पेशली 2 कम्युनिटीज को लेके कि हाँ इस कम्युनिटी के लीडर थे और इस कम्युनिटी के इस लीडर के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, राइट। और आप समझिए तो लड़ाई एक्चुअली कम्युनिटी की थी ही नहीं, ये उनके पर्सनल इश्यूज हैं, है ना, जो है कभी समझौता नहीं हो पाया, दोस्ती नहीं हो पाई तो लड़ने लगे। क्या दोस्ती की कोशिश इन लोगों ने नहीं करी थी? नहीं करी थी। अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, है ना, इट्स ओके, है ना, ऑनलाइन ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। खैर जो है अगेन कमिंग बैक अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, जो है हाँ वापस आते हैं मुद्दे पे आते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्चेस, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रिसर्चेस हमको समझाएंगी कि हाँ भाई हम भी जो है अच्छे हुआ करते थे, और ऐसा कुछ नहीं कि हमें गुलामी ही चाहिए, हम किसी के अंडर, किसी डिक्टेटर के अंदर ही रहेंगे तभी जो है ग्रो कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े राजा हमारे यहाँ भी हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्डन एरा, गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एरा है। हमारी किताब पढ़ के एकदम जो है अंग्रेजों की आंखें खुली रह गई कि कालिदास क्या राइटर थे भाई, इन्होंने ज्ञान शकुंतलम लिखी हुई है। पढ़ने के बाद लाइक ऐसे कैसे कोई लिख सकता है, तो देवर ऑफ दैट व्यू कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, क्या ही लिख डाला इन्होंने, राइट। सो नाउ तो हमें भी अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, मजा आया, राइट। वी वर लाइक दैट कि हाँ भाई जो है हमारी हिस्ट्री अच्छी है, राइट है ना, हमारा भी बैकग्राउंड अच्छा है, हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो खैर हिस्टोरिकल रिसर्चेस ये समझ में आया हमको। अगेन यूरोपियन मूवमेंट्स भी चल रहे थे, कुछ यूरोपियन मूवमेंट्स, क्या यूरोपियन मूवमेंट्स भी हमको रियलाइज कराएंगे? यूरोपियन मूवमेंट्स या फिर अगेन और देशों के जो मूवमेंट्स है आजादी को पाके, राइट। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो ग्रीस और इटली बड़ा एग्जांपल है, ग्रीस, इटली, राइट, देन आयरलैंड। तो यहां के लोग जिस तरह से एजिटेशन कर रहे हैं, ये भी हमको इंस्पायर करेगा, काफी इंस्पायर करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं कह सकते, राइट, ऑल दीज फैक्टर्स आर टोटली एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल कि हमें धीरे धीरे इंडिया की भावना आने लगेगी। उसमें पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, उसमें इकोनॉमी डायमेंशन भी है, उसमें सोशल या कल्चरल डायमेंशन भी है, और प्लस मिसलेनियस पॉइंट्स और भी हैं। हिस्टोरिकल रिसर्चेस को भी कल्चर या सोसाइटी से जोड़ सकते हो, राइट। खैर तो थोड़ा साइड्स भी देख लेते हैं कि क्या बात करी गई है बुक में और कुछ, राइट। तो हमें समझ में आएगी कि कॉन्ट्राडिक्शन तो है ना, प्लीज बनाइएगा, लिखिएगा, राइट, लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा।
है ना। कुछ बातें जो है जो मैं बोल रहा हूँ यही पॉइंट जैसे देखोगे ट्रांसपोर्ट, पूरी कहानी याद आ जाएगी कि क्या बता रहे थे सर, राइट, सब कुछ याद आ जाएगा, फिर यही मेंस का आंसर बन जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि हाँ भाई बताइए कि हाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या हुआ। बाय द वे मेंस का एक सवाल था, पीछे पीछे साइड्स में आएगा, खोल के देखना, आई हैव नॉट एडेड बट लेट मी रिमाइंड यू। एक हमने सवाल पीछे डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आगे समझ में आएगा कि जो ये जो रेनेसां है, जो सोशल रिफॉर्म है, रेनेसां और सोशल रिफॉर्म है ना, ये कनेक्टेड है नेशनल अवेकनिंग से। ऐसा सवाल हमने देखा था पीछे और मैंने कहा था कि नेशनल अवेकनिंग पढ़ोगे तो क्लियर होगा। क्या अब ये जवाब लिखा जा सकता है? राइट, सवाल है कि हाउ रेनेसां और द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लेड टू द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज द क्वेश्चन, राइट, कि हाउ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और द रेनेसां ऑफ 19th century led to the rise of nationalism in India। ये सवाल है, नोट डाउन करेंगे, इसका आंसर लिखिएगा। राइट, खैर तो आई होप ये कनेक्शन हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दिया होगा। तो ना, तो ऐसे ही मेंस का आंसर ये पूरा बन जाएगा, इसी को इलैबोरेट करना है, यही जो लिखी हुई है ये आपकी हेडिंग्स हैं। राइट, कुछ और नहीं होता कि मेंस के लिए कुछ और पढ़ेंगे। नाउ यू नो द होल स्टोरी। राइट, ऐसे ही कैटेगरी क्रिएट करके कि पॉलिटिकल साइड, इकोनॉमी साइड, कल्चर साइड, सोशल साइड, और इसी को इलैबोरेट करके लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा था। आपके पैराग्राफ्स क्रिएट हो गए, 250 शब्द, 150 शब्द, जितने में लिखना है अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए खैर, तो हमने समझा कि कॉन्ट्राडिक्शन है जो है दोनों की चाहत में। भारत और ब्रिटेन दोनों की चाहतें अलग अलग हैं, तो दोनों के साथ में ग्रो कर सकते हैं? नहीं। हमने समझा यूनिफिकेशन की बात की, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल पॉलिसी हम लोग को जोड़ चुका है, हम लोग इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हमने समझा कि इकोनॉमी साइड हम लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। राइट, ट्रांसपोर्ट आ गया तो अब पॉलिटिकल आइडियाज जो है एक दूसरे के साथ मिलने लग गए। राइट, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की वजह से। प्लस नाउ वी कैन ऑल्सो मोबिलाइज पीपल। अब पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा सकता है बाय न्यूज पेपर्स एंड ऑल। तो बहुत सारे वर्नाकुलर पेपर्स भी आ चुके हैं जिनसे जो है अब क्या होगा, जिनसे अब जो है आपका नेशनलिज्म ऐड होगा। ये एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि कल्चर में एजुकेशन के साथ साथ वी कैन ऑल्सो ऐड प्रेस। राइट, प्रेस एक स्ट्रॉन्ग मीडियम की तरह क्रिएट हो रहा है और इसके थ्रू भी आइडियाज प्रोपोगेट होंगे। ये जो मिडिल क्लास है, हर किसी का अपना न्यूज़पेपर, हर किसी का मतलब नॉर्मली आप देखेंगे कि लीडर्स का अपना न्यूज़पेपर होगा, वो अपने आइडियाज इसके थ्रू फ्लोट करेगा, प्रीच करेगा, लोग पढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा। राइट, तो खैर कमिंग बैक, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ जो है नेशनलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है। प्लस हमने बात करी वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन की, बहुत सारे वेस्टर्न आइडियाज, मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल, राइट, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एंड ऑल। राइट, ये सब आ रहे हैं। इंडियन लीडर्स बहुत सारी नई बातें सीख रहे हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सारी बातें सीख रहे हैं। प्लस अंग्रेजी की वजह से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ब्रिटेन जा रहे हैं और वहां पे जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो ये मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर मॉडर्न सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है। राइट, इंस्पायर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एम्बिशियस हो रहे हैं, हम भी करेंगे। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया की हमने बात करी। तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन प्लस रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। राइट, हमें दिखेगा कि हाँ 1877 तक आते आते कुछ नहीं तो 170 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है। और ये जो कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल लिटन ये हरकतें कर रहे थे, लिटन की पॉलिसीज, तो क्या लिटन के खिलाफ ये लोग प्रेस में आवाज उठाएंगे? हाँ, तभी तो लिटन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। लिटन कहने लगे कि नहीं छापने नहीं देंगे, रोकेंगे, गला दबा देंगे, गैगिंग। तो गैगिंग एक्ट मतलब गैग मतलब क्या हुआ? गला दबा दिया आपने। राइट है ना, तो गैगिंग एक्ट इसीलिए कहा गया। तो जब यही न्यूज़पेपर्स आवाज उठाएंगे लिटन के खिलाफ, तो लिटन को लाना पड़ेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। So now, so yeah, so lot of press is also coming, which will lead to rise of nationalism. तो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्चेस, एक बड़ा नाम मैक्स मुलर और दूसरा आरजी भंडारकर। राइट, बाकी को ध्यान रहे तो ठीक है, स्वामी विवेकानंद ध्यान रख सकते हैं। अब हमें प्राउड फील होने लगेगा, काफी प्राउड फील होने लगेगा, हमें अच्छा लगने लगेगा। हमें पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया में भी हमारे ट्रेडिंग जो रिलेशनशिप थी गजब की थी। राइट, रोम हमारा दीवाना था, रोम हमसे ट्रेड किया करता था, हमारे यहाँ से ब्लैक पेपर लेके जाता था। ब्लैक पेपर का नाम ही यवन प्रिय हो चुका है। यवन प्रिय मतलब ग्रीक्स का फेवरेट, यवन जिसे पसंद करते हैं, ग्रीक्स पसंद करते हैं। तो अच्छा खासा ट्रेड हमारा हुआ करता था विद ऑल ओवर दी वर्ल्ड। राइट, प्लस हमारा आर्ट एंड कल्चर का हेरिटेज, हमारे बहुत सारे अर्बन शहर हुआ करते थे, पटना, कौशाम्बी, राइट, काशी, बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, मथुरा, कन्नौज। प्लस हमने तो जाना कि हाँ भाई जो है रेस भी अगर देखा जाए, आर्यनिज्म की बात जहां पे आई, इंडो आर्यंस, तो हमें समझ में आया कि यूरोप में भी तो इंडो आर्यंस ही हैं, तो हम कुछ अलग नहीं, हमें और प्राउड फील हुआ। राइट है ना, तो हाँ कि हाँ ये कुछ सुपीरियर एटसेट्रा हैं, ऐसी कोई बात सही नहीं है, जैसा कि हमने ऑलरेडी समझा।
ओके, प्लस प्रोग्रेसिव कैरेक्टर की हमने बात करी कि हाँ जो है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, राइट, उसने बेस क्रिएट कर दिया है। अब वहां से प्रोग्रेसिव कैरेक्टर सोसाइटी का क्रिएट हो रहा है जो कि नेशनलिज्म को और अच्छा बढ़ावा देगा। मिडिल क्लास की हमने ऑलरेडी बात करी कि मिडिल क्लास जो है ग्रो कर रही है, एंड बहुत सारी लीडरशिप जो है, यही जो डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, मेनली लॉयर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। तो लॉयर्स, यही सब लोग जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, राइट। प्लस हमने बात करी कि हाँ बाकी दुनिया में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस, इटली, आयरलैंड, राइट, देन पोर्चुगीज ने जिन देशों को या फिर स्पेन ने जिन देशों को जैसे अपने सब्जुगेट कर लिया था, अपने अंडर कर रखा था, स्पेशली इन साउथ अमेरिका, राइट, दे आर राइजिंग, और उनको देख के भी हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमें भी आवाज उठानी चाहिए, राइट। सो यस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। प्लस हमने बात करी लिटन की पॉलिसीज की, समझा हमने कि लिटन कह रहे हैं कि मैक्सिमम एज घटा देंगे, दिल्ली दरबार लगा रहे थे लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये सारी बातें करी हमने। और प्लस हमने समझा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अंडर रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इसकी वजह से ओवरऑल वी हैव नेशनलिज्म ग्रोइंग इन इंडिया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कि हाँ नेशनलिज्म क्यों ग्रो करता है। नाउ अब दूसरा सवाल, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पहली बॉडी है? वी रियलाइज नहीं, हमने उसके पहले और भी छोटे मोटे अटेम्प्ट्स मारे हैं कि हाँ भाई पॉलिटिकल बॉडी क्रिएट करी जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पहली इंडियन है, नाम देखिए ना, इंडियन बात हो रही और नेशनल बात हो रही, पहली ऐसी बॉडी है जो नेशनल कैरेक्टर रखती है। इसके पहले एक और बॉडी है छोटी सी, बात करेंगे उसकी भी, बट हाँ ये सबसे बड़ी बॉडी क्रिएट हो रही है जिसका नेशनल कैरेक्टर है। उसके पहले जो बॉडीज हैं आइए वो समझते हैं। तो नाउ कहानी वापस शुरू होती है राजा राम मोहन रॉय से। कि पहली बार अगर हमने कभी पॉलिटिकल डिमांड की बात सुनी है, राइट, कि किसी की पॉलिटिकल डिमांड है, तो वो स्टोरी भी हमने देखा था कि हाँ 1820s में राजा राम मोहन रॉय, राइट। और इसी समय हमने ये भी देखा था कि हाँ जो यंग बंगाल मूवमेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट, राइट, है ना, ये भी बंगाल में 1820s 30s 40s में एक्टिव है, राइट। उनकी भी कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, यस। तो सबसे पहले पॉलिटिकल डिमांड हमने यहां पे सुनी, राइट। यानी कि जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही है वो भी, उसकी भी शुरुआत हम देखेंगे कि जो मेजर सेंटर है वो है बंगाल, राइट। एक फेमस लाइन है कि हाँ जो है बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, राइट, है ना, बंगाल आगे रहता है। क्यों? क्योंकि जो है शायद सबसे ज्यादा पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई वहीं शुरू हुई, राइट। तो सबसे ज्यादा पढ़ा उन लोगों ने, जब सबसे ज्यादा पढ़ा तो सबसे पहले समझदार भी हुए, सबसे पहले आंखें खुली, तो सबसे पहले सोशल रिफॉर्म भी वहीं हो रहा है, सबसे पहले पॉलिटिकल अवेकनिंग भी यहीं होगी। तो सारी कहानी हम देखेंगे कि बंगाल से ही शुरू होती है, राइट, है ना। यहां तक कि क्रांति भी हम बात करेंगे, क्रांति भी बंगाल से ही शुरू होती है। क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी भी जो मेजर बॉडी है, सर्वाइविंग बॉडी है, वो भी बंगाल की है। तो सारे बड़ी थॉट बंगाल से ही शुरू होगी, मूवमेंट भी बंगाल से ही शुरू होगी। तो बंगाल इज बेसिकली यू कैन से द एपी सेंटर और द पाइनियर। तो यहां पॉलिटिक्स की शुरुआत भी हमने देखी, राजा राममोहन रॉय की डिमांड थी, बंगाली है, बंगाल से ही कहानी शुरू हो रही है। पहली पॉलिटिकल बॉडी जो क्रिएट हो रही है इज 1836 बंग भाषा प्रकाशिका सभा, पहली बॉडी, राइट। नॉट वेरी प्रोमिनेंट, वेरी रेलेवेंट, ऐसी कोई बहुत बड़ी बॉडी क्रिएट नहीं हो रही, बट वी विल गेट टू नो कि ये जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, जो एक छोटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई है, दीज आर एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, यानी बीज राजा राम मोहन रॉय ही बो के गए। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा इज द फर्स्ट बॉडी 1836 में जो क्रिएट होती है। यहीं पे 1838 में दूसरी एक पॉलिटिकल बॉडी क्रिएट हो रही है जिसका रेलेवेंस है 1838 वी हैव अ बॉडी कमिंग इन 1838 विच इज जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। याद रखिएगा बंगाल की बात है, लैंड होल्डर सोसाइटी, राइट। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स की सोसाइटी है, जमींदारी एसोसिएशन है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज जमींदारी एसोसिएशन। आइए देखते हैं। तो नाउ तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस,
तो थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे ना। बंग भाषा प्रकाशिका सभा हमने समझा कि हाँ सबसे पहली बॉडी है, 1836 में क्रिएट हुई है। हालांकि बहुत रेलेवेंस इसकी नहीं है, बट स्टिल जो है व्हाट दे आर आस्किंग कि हाँ भाई इंडियंस को सरकार में भर्ती मिलनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में इंडियंस होने चाहिए, ऐसी डिमांड। एंड दिस इज 1836, राइट, 1836। एजुकेशन पे और फोकस होना चाहिए, एजुकेशन आप पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, राइट, इंग्लिश ही पढ़ाइए, जो भी पढ़ाना पढ़ाइए, राइट। प्लस हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी पहुंचे, ये भी उनकी कोशिश है। तो 1836 में उन्हें रियलाइज हो रहा है कि देखो ये जो अपना गवर्नर जनरल बैठा है ये शायद सॉल्व नहीं करेगा, बट अगर हम ब्रिटेन को बता दें, अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट तक के कानून में बात पहुंचा दें तो फायदा होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों सोचा? कारण है, ऐसा इसलिए सोचा, और प्रोसेस समझो यहां पे, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो रूल है वो एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, राइट। और जैसे घरों में होता है कि अगर पापा कोई बात नहीं मान रहे, राइट, तो किसको बोलना होता है? दादाजी को बोलना होता है, राइट, कि बाबा देखिए पापा ये बात नहीं मान रहे, क्योंकि पता है कि बाबा ही कंट्रोल कर सकते हैं पापा को, राइट, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी तो पिटाई हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में कुछ चेंजेस कराने हैं तो इन दैट केस बाबा को बोलना पड़ेगा, इनके पापा को बोलना पड़ेगा, और इनके पापा हैं ब्रिटेन। अगर ब्रिटिश सरकार इनकी पार्लियामेंट तक बात पहुंचे, राइट, तो कुछ फायदा हो सकता है, ये इनको डांट लगा देंगे और कहेंगे करो ऐसा। क्या इनके गवर्नर जनरल कुछ कर पाएंगे? राइट, इनका ऑफिसर जो बैठा है यहां पे वो किसी काम का है? इसको कुछ कहने का फायदा ही नहीं, क्यों ही कहे। तो कहीं ना कहीं बंगभाषा प्रकाशिका सभा, या इस समय ऐसा नहीं खाली बंगभाषा प्रकाशिका सभा की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल दी लीडर्स ओवर हेयर, द नेशनल लीडर्स ओवर हेयर इन इंडिया, दे थिंक कि अगर ब्रिटेन को बता दें तो शायद काम बन जाए, राइट, ऐसा थॉट प्रोसेस है इनका। तो ऐसा ही बंगभाषा प्रकाशिका सभा ने भी सोचा कि हाँ उससे कुछ फायदा होगा, राइट। तो दिस इज 1836 पहली बॉडी। दूसरी बॉडी हमने बात करी जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, एंड दिस इज कमिंग इन 1838। अब जैसे नाम ही बता रहा है ये जमींदारों की बॉडी है, राइट, जमींदार है इसमें, तो ये थोड़ा एलाइड बॉडी है, थोड़ा रिच लोग हैं यहाँ। तो इनिशियली पॉलिटिक्स जो है, अभी मिडिल क्लास पूरा राइज हुआ नहीं है, तो जब मिडिल क्लास पूरा राइज हुआ नहीं है तो इनिशियली पॉलिटिक्स जमींदारों की होगी, राइट। या फिर ऐसा समझिए जो एलाइट क्लास है, रिच क्लास है, थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, अच्छा खासा घर में पैसा है, बट थोड़ा पॉलिटिक्स में जाना है ना, तो पॉलिटिक्स में थोड़ा शायद पैसा चाहिए होता है, ऐसा सुना है मैंने, राइट, कि अगर पैसा है तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, है ना। ऐसा तब भी शायद थोड़ा सही हुआ करता था, जरूरी नहीं है 100% ये बात सही नहीं है, नॉर्मली भी जा सकते हैं आप, है ना, लेकिन हाँ अगर जो है फंड्स वगैरह हो तो जो है थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा हो जाता है। तो शायद उस समय भी ये बात एप्लीकेबल रही होगी। नाउ क्योंकि नाम ही जमींदारी एसोसिएशन है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो भी किसको लेके है? जमींदारों को लेके। ये कह रहे हैं कि हाँ जो जमींदारी सेटलमेंट है जिसमें जमींदार की जिम्मेदारी है रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो बंगाल में एक रेवेन्यू सेटलमेंट हो रखा है विच इज कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सेटलमेंट। अब ये चाहते हैं कि ये जो सेटलमेंट है जिसमें जमींदार की जिम्मेदारी है रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये जो है ये सेटलमेंट पूरे इंडिया में हो जाए, बहुत बढ़िया सेटलमेंट, राइट, है ना, कि हाँ सबको यही सेटलमेंट करा दो, तो इसमें किसका फायदा होगा? जमींदारों को फायदा होगा, राइट। तो इस तरह की थोड़ी सी डिमांड है, थोड़ी नेशनल डिमांड भी है, थोड़ी अपनी पर्सनल डिमांड्स भी हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। कहीं पे रेंट फ्री जो है लैंड हुआ करती थी, अंग्रेज उसमें से पैसा देने लगे कि इसका टैक्स दो, तो जमींदारी एसोसिएशन कह रहा है कि सर ये बंद कराओ, राइट, है ना, जो है इसमें से टैक्स मत लिया करो। तो इस तरह की इनकी जो है डिमांड्स है विच इज रिलेटेड टू जमींदारी, विच इज रिलेटेड मोस्टली टू देयर लैंड लॉर्डशिप, राइट। ऑल्सो यहां से भी हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बट कॉन्स्टिट्यूशनल, झगड़ा बट कानून के साथ, राइट, है ना, कि भाई कानून के साथ झगड़ा कैसा होता है? ऐसा होता है कि हाँ जो है देखो एक झगड़ा होता है कि हम सारे लोग रोड पे निकल जाएं और कहें कि हाँ अंग्रेजों इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भाग जाओ यहाँ से, गलत किया तुम लोगों ने, ये वो, ऐसा करके एजिटेशन करें। एक हो सकता है कि ऐसा कुछ ना बोले, थोड़ा माइल्ड वर्जन पे आ जाए, राइट, खाली बाहर जाके खड़े हो जाएं, राइट, और कहें कि हाँ जो है हम अनशन पे बैठे रहेंगे, हम लोग यहीं रोड पे बैठे रहेंगे, ये हो सकता है थोड़ा माइल्डर फॉर्म। बट इसका भी एक प्रायर वर्जन है जो बहुत ही कानूनी पेच जो है दाव पेच के साथ है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा करो, चिट्ठी लिखो, लेटर लिखो,
लेटर बोले तो पेटिशन, और अपनी बात उसमें लिख दो, राइट, कि गवर्नर जनरल महोदय, राइट, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आशा करते हैं कुशल पूर्वक रह रहे होंगे, राइट, और जो है चाहते हैं कि हाँ अगर ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए तो आपका बड़ा आभार होगा, उससे ये फ़ायदे होंगे, हम सारे लोग इसके पक्ष में हैं, आप भी जो है इसके साथ क्यों नहीं मिल जाते, इसको लागू क्यों नहीं करा देते, बहुत मेहरबानी होगी, इस तरह से प्यार से एक चिट्ठी लिखी जाए। दिस इज वॉट, दिस इज पेटिशन, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, राइट। अब कहेंगे सर इसमें एजिटेशन कहाँ है? इसमें एजिटेशन जो है थोड़ा शब्दों के फेर बदल में, राइट, है ना, कि सर हमें दुख हुआ, डिसअपॉइंटेड हैं आपसे कि है ना आपके होते हुए ऐसा हो रहा है, तब भी हम जो है आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, आपको हम 5 चिट्ठी लिख चुके हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा शब्दों का हेर फेर भी हो सकता है, राइट। यहाँ थोड़ा एजिटेशन लगे कि एजिटेटेड है, गुस्से में है ना, उसके मालिक को जाके बोल रहे हो कि हाँ जो है वो नहीं कर रहा है, तो देन दैट इज एजिटेशन। ऐसा भी हो सकता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लॉबिंग। लॉबिंग मतलब ये हो गया कि गवर्नर जनरल अपने रूम से निकल रहे हैं, लॉबी में खड़े हैं आप, राइट, गवर्नर जनरल जा रहे हैं कि साहब एक काम है, क्या हो गया, राइट, जो है अगर ऐसा कुछ हो जाता तो लॉबी में पकड़ के जो है आप जो है मिनिस्टर या काउंसिल के जो है जो काउंसलर है गवर्नर जनरल का एडवाइजर कोई है, या स्वयं गवर्नर जनरल को लॉबी में पकड़ लो, बातें करो, राइट, पूछो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पार्टी बुलाओ, पार्टी में चाय पिलाओ, राइट, है ना, खाना खिलाओ अच्छा सा, फिर बात करो, इस तरह का परसुएशन, राइट, है ना। तो दिस इज टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन साइड विच इज एक्सेप्टेड, विच इज लाइक सरकार को उससे प्रॉब्लम नहीं होती कभी, राइट। आज भी आप चिट्ठी लिखिए, आज भी आप इस तरह से बात कहिए तो सरकार कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, देखते, राइट, है ना। तो इस तरह का एजिटेशन हमें जमींदारी एसोसिएशन में देखने को मिलेगा, राइट, है ना। दिस इज विच इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस, ऐसा कुछ खिलाफ नहीं है, नारेबाजी नहीं है, राइट, रोड पे नहीं उतरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाउ इफ यू सी द फाउंडर्स, तो यहाँ पे भवनी चरण बंदोपाध्याय एक नाम ध्यान आप रख सकते हैं, प्रसन्ना कुमार टैगोर आप एक नाम ध्यान रख सकते हैं, बट राधाकांता देव भी है यहाँ पे, राइट, राधाकांता देव नाम सुना है हमने, राधाकांता देव। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर भी हैं, द्वारकानाथ टैगोर। अब द्वारकानाथ टैगोर भी राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट थे। द्वारकानाथ टैगोर, थोड़ी और कहानी याद दिलाऊं मैं आपको, इन्हीं के बेटे हैं देवेंद्रनाथ, जहां पे हमने बात करी थी ब्रह्मो समाज की, जहां हमने बात करी थी तत्वबोधिनी सभा की, और इनके बेटे होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो दादाजी, राइट, ये भी कनेक्टेड थे राजा राम मोहन रॉय से, यस, राइट। और राधाकांता देव जो है हमें याद आया कि राजा राम मोहन रॉय के खिलाफ थे, राजा राम मोहन रॉय के साथ नहीं थे, राइट, है ना, ये कह रहे थे कि नहीं हम ऑर्थोडॉक्स सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, तो खैर, तो दे ऑल आर हियर एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं, राइट। नाउ तो ये एक बॉडी क्रिएट हो रही है, क्या कुछ अचीव हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ अचीव नहीं हो रहा है, डिमांड एंड ऑल एवरीथिंग इज फाइन, बट ऐसा कुछ यहां पे अचीव तो अभी नहीं हो रहा है। साइड बाय साइड पैरेलली ब्रिटेन में कुछ हरकत हो रही है, उसको समझते हैं, राइट, टाइमलाइन थोड़ा आगे लेके आते हैं, थोड़ा सा कहानियां कनेक्टेड है आपस में, इसीलिए थोड़ा सा समझेंगे। तो ब्रिटेन में क्या हो रहा है, एक नाम आता है विलियम एडम्स, और सब मजे की बात यह कि इस समय सब कुछ राजा राम मोहन रॉय से कनेक्टेड लग रहा है, राइट। विलियम एडम्स इंडिया में हुआ करते थे अगेन विद राजा राम मोहन रॉय, और इन लोगों ने एक बॉडी क्रिएट करी थी, कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी, जहां पे हम बात कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रिनिटी के खिलाफ थे, यूनिटी होनी चाहिए, राइट, ऐसा कुछ था, ये हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो ही इज अ क्रिश्चियन मिशनरी, और राजा राम मोहन रॉय के करीबी भी हैं, काफी करीबी, उनके साथ एक बॉडी भी इन्होंने शुरू करी है, प्लस संस्कृत और बंगाली में भी इन्होंने पढ़ने की कोशिश करी है, तो संस्कृत बंगाली भी आती है इन्हें, प्लस ट्रांसलेट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को बंगाली में, न्यू टेस्टामेंट बुक को जो है जो बुक है क्रिश्चियनिटी की बुक न्यू टेस्टामेंट, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू बंगाली, ऐसा भी हो रहा है। तो नाउ लेटर ऑन बहुत सक्सेस कैलकाटा यूनिटेरियन सोसाइटी को नहीं मिली एंड ही हैज गॉन बैक टू ब्रिटेन। तो यहां से ये वापस पहुंचे ब्रिटेन में इनकी मुलाकात हुई थॉमसन से। थॉमसन इज एन एबॉलिशनिस्ट, राइट, जॉर्ज थॉमसन से इनकी मुलाकात हो रही है। जॉर्ज थॉमसन को विलियम एडम्स ने अपना किस्सा सुनाया मतलब इंडिया का एक्सपीरियंस बताया
कि इंडिया में जो हो रहा है वो एथिकल नहीं हो रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इस समय रूल कर रही है, क्योंकि अभी तो 1857 के पहले की बातें हो रही हैं, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही है, एंड एक प्राइवेट कंपनी भारत पे रूल कर रही है, बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं है। बहुत फेरबदल की ज़रूरत है, हमको कुछ करना चाहिए, कुछ करते क्यों नहीं, आप इतने बड़े जो है पॉलिटिशियन हैं। तो जॉर्ज थॉमसन से उन्होंने ये सारी बातें कह दी। जॉर्ज थॉमसन को बातें सही लगी। जॉर्ज थॉमसन एबॉलिशनिस्ट हैं। एबॉलिशनिस्ट मतलब होता है कि ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो गुलामी के खिलाफ, राइट है ना, तो गुलामी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, स्लेवरी के खिलाफ वो लड़ रहे थे कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर इज रिवॉल्विंग अराउंड कि ही इज अगेंस्ट स्लेवरी, राइट। तो ही इज वर्सेस स्लेवरी। तो इन्होंने बात सुनी, इन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, आपने जो बताया मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। तो लेट अस क्रिएट वन बॉडी विच इज बिस। व्हाट बिस इज? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। तो अब इसी दौर में एक हमें बॉडी ब्रिटेन में क्रिएट होती हुई दिख रही है, विच इज 1839, बट दिस इज नॉट इन बंगाल, दिस इज नॉट इन इंडिया, बट दिस इज इन ब्रिटेन। तो दिस इज एट ब्रिटेन। क्या बंगाल से कनेक्टेड है? हाँ भाई, विलियम एडम्स यहीं से गए थे, तो बंगाल से कनेक्टेड तो है स्टोरी, इसीलिए बंगाल में देख रहे हैं, राइट। तो बिस का फॉर्मेशन हुआ विच इज ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, राइट, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब यहां पे फाउंडर विलियम एडम खुद भी हैं, क्योंकि कहानी उन्होंने सुनाई है, जॉर्ज थॉमसन है। देन एक नाम आप और ध्यान रख सकते हैं, विलियम एडिनस मेजर जनरल ब्रिग्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 नाम ध्यान रखिए कम से कम। नाउ मुद्दा क्या है कि इंडिया में जो भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, राइट है ना, वो गलत है, एंड वी नीड टू हैव सम एथिकल प्रैक्टिस इन पॉलिटी, इन इकोनॉमी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो ये थॉट प्रोसेस यहां पे किसका है? बिस का है। अब इस थॉट प्रोसेस को एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, राइट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जॉर्ज थॉमसन ने कहा कि मुझे भारत जाना पड़ेगा, एंड ही केम टू इंडिया एंड क्रिएटेड अ बॉडी। और इंडिया में भी कहां आए? ऑफ कोर्स बंगाल आ गए। तो उन्होंने क्रिएट किया बंगाल का बिस, BBIS। तो 1843 समवेयर थॉमसन रीच्ड इंडिया एंड ही क्रिएटेड ब्रांच ऑफ बिस विच इज बंगाल का बिस। तो बंगाल का बिस क्रिएट हुआ। तो 1843, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव 1843 तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वी हैव बंगाल का ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो BBIS या फिर बंगाल की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इन्होंने जॉर्ज थॉमसन ने क्रिएट किया। अब जॉर्ज थॉमसन जब बंगाल आए तो इनकी मुलाकात किससे हुई? इनकी मुलाकात हुई आपकी यंग बंगाल मूवमेंट से। तो यंग बंगाल या डिरोजियंस जो थे, डिरोजियंस वर लाइक कि हाँ बिल्कुल सही, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो ठीक है। तो BBIS प्लस यंग बंगाल मूवमेंट, दे विल ट्राई टू गेट पॉलिटिकल यू कैन से जो है रिफॉर्म्स, कि हाँ जो है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट कर रही है वो सही नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेस, ट्रू जो नेचर है इस ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटी का, इसको एक्सपोज करना है। ऐसा कौन कोशिश कर रहा है? यंग बंगाल मूवमेंट और BBIS। बट अगेन इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट बहुत पॉपुलर है ही नहीं, राइट, लोग पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट में या जो डेरोजियंस हैं वो कैसे हैं? वो कन्फ्रंटेशनलिस्ट है, राइट, वो सोसाइटी के खिलाफ है, वो सोसाइटी को परसुएड नहीं कर रहे थे बल्कि सोसाइटी के खिलाफ जा रहे थे, वो फॉरबिडन मीट खा रहे थे, राइट है ना, तो वो धर्म के खिलाफ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी थोड़ा अवर्स है यंग बंगाल मूवमेंट को लेकर। तो क्या बहुत सपोर्ट मिलेगा बंगाल के बिस को? बंगाल के बिस को भी बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा। नाउ इन दिस केस व्हाट विल रियलाइज कि अब ये बॉडी बहुत सक्सेसफुल हो नहीं रही, एंड इन नाउ, अच्छा बाय द वे अगेन तो जो है यहां पे दे आर अलाइंड विद यंग बंगाल ग्रुप, बट लैंड होल्डर सोसाइटी जो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी डिमांड कर रही है, उसके राइवल है ना, सिर्फ दुश्मनी से लग रही है कि तुम एक अलग पॉलिटिकल बॉडी हो, हम अलग पॉलिटिकल बॉडी। इन्होंने भी वही सब चालू किया, लॉबिंग कि ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे, पटिशन देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, पटिशंस अर्जिंग अपॉन गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट, एम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि साथ में आपके यूथ है, तो दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए आपको, राइट है ना, सरकार में जो है आपको लेकर आना चाहिए क्या? इंडियंस को। तो इंडियंस की एंट्री होनी चाहिए सरकार में, इस तरह की डिमांड यहां पे होने लग गई।
प्लस रिफॉर्म कि हाँ जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सक्सेस मिली, बहुत सक्सेस नहीं मिली। एंड कुछ टाइम बाद ये जो राइवल बॉडीज थी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल का बिस, ये बंगाल का बिस और लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों ने कहा कि हम दोनों अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, दुश्मनी में क्या ही रखा है, अब हाथ मिला देते हैं। और यहां पे लैंड होल्डर सोसाइटी और बिस दोनों में बिया हो जाएगा, बिया, और ये हो जाएगा बंगाल का इंडियन एसोसिएशन, राइट है ना। तो बंगाल नहीं बोलना चाहिए, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन क्रिएट होगा। तो अर्लियर जो राइवल बॉडीज हुआ करती थी, इवेंचुअली जब दोनों को अकेले अकेले सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहां पे दोनों बॉडीज मर्ज हो गई, दोनों बॉडीज मर्ज हो गई, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस जो है आपका बंगाल का बिस, दोनों मर्ज होके 1851 में क्रिएट करते हैं बिया, विच इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नाम भी ऐसे कि याद रहेंगे, है ना। वो बिस था, फिर बंगाल का बिस था, और फिर दोनों में बिया हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी और बिस में, ऐसे करके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीडर्स एंड द रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा हम रट सकें, राइट है ना। नाम ध्यान भी रखना है, वरना सब कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहाँ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तरह है, राइट, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तरह है, कौन मर्जर हो रहा है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि हाँ इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। तो फाइनली हमने देखा कि बंगाल में क्या हो रहा है, BIA, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, राइट है ना। बिया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो हाँ, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब यहाँ पे बड़ा रोल प्ले किया द्वारकानाथ टैगोर ने। तो द्वारकानाथ टैगोर दोनों बॉडीज को साथ में लेकर आए, राइट। जॉर्ज थॉमसन से मुलाकात करी कि सर क्या हो गया, हमसे दोस्ती करने में क्या दिक्कत है, हम दोनों लोग साथ हो जाते हैं, साथ में डिमांड रखते हैं, ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो इवेंचुअली जॉर्ज थॉमसन का सेट कहे कि हाँ ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया, कर लेते हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर कन्विंस जॉर्ज थॉमसन, एंड देन दोनों बॉडीज मर्ज हो गई, और यहां पे पहले प्रेसिडेंट बने आपके वही राधा कांता दियब, राइट, और सेक्रेटरी बने देवेंद्रनाथ टैगोर। सो नाउ दीज बॉडीज आर टुगेदर, और जो भी इनकी डिमांड है वो एक साथ मिलकर डिमांड रखेंगे। डिमांड देखते हैं, कह रहे हैं कि सर लेजिस्लेचर जो है ना, वो पॉपुलर कैरेक्टर का होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि जो है, जो आपका गवर्नर जनरल बैठा है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, काउंसिल, ये सब मिलके एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे हम आज से अगर कंपेयर करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें पार्लियामेंट कहां है? पार्लियामेंट नहीं है सर, राइट। तो लेजिस्लेचर वाला फंक्शन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कोई तो आपका एक लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर पे ध्यान दे। अब लेजिस्लेचर पे ध्यान दे मतलब कानून बनाए, बिल बनाए, एक्ट बनाए। तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी चाहिए साहब हमको, राइट है ना। एक बात तो ये समझिए। दूसरा, अगर इसका पॉपुलर कैरेक्टर हो, मतलब अगर इसका इलेक्शन द्वारा कुछ बनाया जाए। अब वो इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा अलग की बात है, बट अगर इलेक्शन हो जाए तो व्यारे न्यारे न्यारे हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा, राइट। ऐसा यहां पे इन्होंने पहली डिमांड रख रहे हैं। दूसरा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन अलग होने चाहिए, ऐसा हर कोई मांगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्लस सैलरीज, जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो उस समय के IAS ऑफिसर्स हैं, जो कि टेक्निकली ब्रिटिश हैं, तो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आपने हायर करे हुए हैं, जो है आपके ऑफिसर्स की सैलरी बहुत ज्यादा है, और ये सैलरी आपको कम करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी पे ड्रेन है, राइट। हमारे घर से जा रहा है, हमारा खर्चा है, फर्जी खर्चा है, तो इनकी सैलरी इतनी मत दिया करिए सर, कम कर दीजिए सैलरी, ये भी एक डिमांड है। देन दे आर ऑल्सो आस्किंग कि हाँ जो कुछ ड्यूटीज हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ड्यूटी है ना, अबकारी इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, कि अगर कोई लिकर बनाया जा रहा है, ताड़ी बनाई जा रही है, या कैसे भी लिकर बनाया जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या सेल के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, राइट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऐसा कुछ, राइट है ना। तो एक्साइज ड्यूटी मान लीजिए, तो अबकारी, तो लिकर के ऊपर जो ड्यूटी वगैरह लग रही वो हटा दीजिए। स्टैंप ड्यूटी जो है कि हाँ अगर मुझे कुछ छपवाना है, मुझे कोई जो है लॉ का एफिडेविट चाहिए, कुछ भी, तो जो स्टैंप पेपर आजकल लगता है, तो स्टैंप ड्यूटी जो देनी पड़ती वो भी ना देनी पड़े, ऐसा डिमांड कर रहे हैं, राइट। और हम देखेंगे कि ये वाली जो डिमांड है, बाय द वे,
लेजिस्लेचर वाली डिमांड। तो जब एक्ट आएगा 1853 का, तो उसमें सही में लेजिस्लेचर अलग हो जाएगा। हालांकि पॉपुलर कैरेक्टर तो नहीं होगा, है ना, कि पॉपुलर कैरेक्टर तो आप नहीं कह सकते, बट लेजिस्लेचर अलग कर दिया जाएगा, ये सही में होगा। तो अगेन ये भी नहीं कह रहा कि बहुत सक्सेसफुल बॉडी रही, मजा ही आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हाँ, सिमिलर चीज हमें देखने को मिली है 1853 में। हम ये भी नहीं कह रहे कि इसी वजह से हुआ है, बट हाँ ऐसा हुआ है, जैसा वो डिमांड कर रहे थे ऐसा हुआ तो है। ओके खैर, तो नाउ वी सॉ मर्जर ऑफ दीज टू बॉडीज भैया। बट अभी भी पता है, अभी भी जो है ये जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, इसे बंगाल डोमिनेट कर रहा है। इंडिया की बातें अभी उतनी आ नहीं रही। ठीक है, हमने बनाया एक बंगाल इंडियन एसोसिएशन, ऐसा करके हमने बनाया, जिसका जो है नॉट बंगाल, हाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऐसा करके हमने बनाया, राइट। लेकिन अभी भी इसमें बंगाली जो एलिमेंट है वो डोमिनेट कर रहा है। अभी भी ये बंगाल के बाहर निकल के नहीं आ रहा। नाम भले इंडियन एसोसिएशन है, बट दिस इज स्टिल नॉट समथिंग जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अभी भी दूर जाना है, अभी भी कहानी बाकी है। नहीं, दूर तो नहीं जाना, थोड़ी सी कहानी और है बस। सो नाउ अब यहां पे हम देखेंगे कि बिया के साथ साथ बंगाल में ये बॉडी क्रिएट करी गई, और इसके साथ साथ दो ब्रांचेस भी क्रिएट करी गई। वन इज इन बॉम्बे, राइट, एंड वन इज इन मद्रास। तो मद्रास में एक ब्रांच खोली गई, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के फाउंडर हैं गजूला लक्ष्मी नरसु शेट्टी, राइट। तो अब एक बॉडी मद्रास में भी आ गई, हमें अच्छा लगा कि हाँ चलो अब थोड़ा सा और एक्सपेंशन हो रहा है। प्लस सिमिलरली एक बॉडी बॉम्बे में भी आ चुकी है, विच इज बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन में फाउंडर हैं आपके, सबसे बड़ा नाम जो है वो है गणेश वासुदेव जोशी। गणेश नहीं, सॉरी मर्ज होगी दो बातें, ओके, नॉट गणेश, इट इज जगन्नाथ शंकर सेठ। जगन्नाथ शंकर सेठ, राइट। क्यों हम बात कर रहे हैं ऐसी? यूपीएससी फाउंडर्स पूछता है, पीवाईक्यू देखेंगे तो फाइंड कि हाँ यूपीएससी फाउंडर से सवाल पूछता है, राइट। द बॉम्बे एसोसिएशन, जगन्नाथ शंकर सेठ। तो दिस इज हैपनिंग इन 1852। तो 1852 में वी हैव बॉम्बे एसोसिएशन, वी हैव मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो जो पॉलिटिकल बातें अब तक बंगाल तक थी, अब बॉम्बे और मद्रास में भी हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन फाउंड होती हुई नजर आ रही हैं। यानी ये जो डिस्कशन या जो ये आग थी जो बंगाल की थी अब तक, अब वो दो बड़ी जगह और पहुंच रही है। अब एक और सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि वाई ओनली बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास? क्योंकि यही तीनों मेन प्रेसिडेंसी है, यहीं पे गवर्नर बैठता है, राइट, है ना। तो रीजन समझो कि क्यों यहां पे इस तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं। रीजन कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी है, एक आपकी बंगाल, यहां पे जो बैठता है गवर्नर, वो गवर्नर नहीं है, गवर्नर जनरल है, वो सबका हेड है। तो इंडियन सरकार इसके कंट्रोल में है ना, इसकी अपनी एक काउंसिल भी है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज पावरफुल। प्लस सिमिलरली एक गवर्नर मद्रास में है, चेन्नई में, गवर्नर एट चेन्नई, एंड थर्ड गवर्नर इज एट बॉम्बे। तो टेक्निकली ये तीनों जगह क्या है, सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी है। ऐसा हमने बात भी करी है पहले, याद आ रहा है, उसे पढ़ा हुआ हमने, राइट, है ना, गवर्नर एट बॉम्बे। और इसीलिए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं वो शुरुआत यहीं से हुई है, और फिर यहां भी हो रहा है, राइट, है ना, और कहीं नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। रीजन है भाई इसका ये। चलिए, तो दो बॉडी ये क्रिएट हुई, बॉम्बे एसोसिएशन एंड आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यहां तक की कहानी हमने समझी, राइट। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देखा हमने, तो बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गजूला लक्ष्मी नरसु शेट्टी, ये बातें करी हमने। नाउ एक और बॉडी, नाउ इट इज 1857 की क्रांति।
और यहां से आपका शुरू हो रहा है क्या, सीजन 2। सीजन 2। अब बात करते हैं आफ्टर 1857। आफ्टर 1857, आफ्टर 1857 अगेन हमें एक बॉडी दिखाई देती है विच इज 1866, and this is again not in India but East India Association। 1866 में क्या है भाई, ये थोड़ा समझते हैं। तो 1866 में हमारे एक बहुत जो है रिवोल्ट लीडर हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी ने एक एसोसिएशन ओपन किया है लंदन में विच इज ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। अगेन थॉट प्रोसेस क्या है, 1857 के बाद हमारी जो रानी है वो रानी है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी अब जा चुकी है, हम लोगों ने समझी थी बात। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका है और यहां से रानी का रूल चालू होता है। तो दादा भाई नौरोजी का जो इनिशियल थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अगर मैं ब्रिटेन जाऊं और वहां की पार्लियामेंट में या रानी को अगर मैं इन्फ्लुएंस करूं या वहां के पीएम को इन्फ्लुएंस करूं या बेसिकली वहां पे अगर मैं पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करूं इन जो है ब्रिटेन, तो इंडिया में रिफॉर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ऐसा दादा भाई नौरोजी जी को भरोसा है। तो दादा भाई इससे कहाँ चले गए, लंदन चले गए। एंड इनका मोस्ट ऑफ द करियर जो है लंदन में रहा कि हाँ लंदन में उन्होंने अपना जो यू कैन से जो इंडियन मुद्दा है वहां पे लोगों को प्रोजेक्ट किया है, लोगों को बताया है, पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट करी है, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करी है, पार्लियामेंट में जो है बात लाने की कोशिश करी है कि हाँ भाई जरूरी है, राइट है ना, होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस बॉम्बे एसोसिएशन, राइट। दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, हम बात कर रहे थे रहनुमाई मस्जिद स्नान, पारसी हैं, राइट, पारसी हैं। और रहनुमाई मस्जिद स्नान जो पारसी रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे, वहां भी मैंने कहा था दादा भाई नौरोजी, एक पेपर है रस्त गुफ्तार, वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे। खैर, तो 1866 में ही हैज क्रिएटेड दिस बॉडी विच इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दो ही इज कनेक्टेड टू बॉम्बे, बट क्योंकि ये बॉम्बे एसोसिएशन से भी कनेक्टेड हैं, बिया से भी कनेक्टेड हैं, तो दैट इज द रीजन हमने यहीं पे एक साथ पढ़ दिया है। 1866 में वी हैव सच अ बॉडी विच इज ऑपरेटिंग इन लंदन, विच इज ऑपरेटिंग इन ब्रिटेन, कि हाँ भारत का सवाल ब्रिटेन में उठाया जाए, राइट, भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करी जाए। या तो दिस इज दादा भाई नौरोजी कमिंग इन। अब यहां से हमें थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। नाउ द नेक्स्ट बॉडी वी हैव, हमने बात करी दादा भाई नौरोजी, लंदन में उन्होंने शुरू करी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कि हाँ भारत का सवाल, भारत का जो वेलफेयर है, दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन लंदन। नाउ द नेक्स्ट बॉडी इज इंडियन लीग। तो नाउ वी आर कमिंग क्लोज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, राइट। सो नाउ वी हैव इंडियन लीग कमिंग इन। पहली बार अब ऐसे नाम दिख रहे हैं हमें, इंडियन लीग, की भारत की लीग है 1875 में। So now, तो इंडियन लीग, तो 1875 फाउंडर इज शिशिर कुमार घोष, राइट। एंड मुद्दा क्या है कि हाँ पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी है, पॉलिटिकल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लोगों को जगाना है, राइट, नेशनलिज्म लेकर आना है, ये मुद्दा है। अगेन नॉट अ वेरी यू कैन से जो है पॉपुलर बॉडी, बट स्टिल शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग 1875 शोज कि अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। 1875 इंडियन लीग, right, Indian 1875 Indian League, Shishir Kumar Ghosh. And then we have 1876, which is the most important body coming in. The last important body is Indian Association. Right, Indian Association. तो 1876 we have Indian Association, राइट। तो इंडियन एसोसिएशन, अब क्योंकि कैलकाटा से ऑपरेट हो रही है तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी कहा जाता है। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। 1876 में ये बॉडी आ रही है और इसके फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इसके फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस, राइट। दोनों का अपना करियर है, राइट। आनंद मोहन बोस केशव चंद्र सेन के फॉलोअर हुआ करते थे। ही वॉज द पार्ट ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया,
और ही इज द वन जो हम लोग बात कर रहे थे कि केशव चंद्र सेन से भी अलग हो गए थे, साधारण ब्रह्मो समाज, वो स्थापना भी जो है आनंद मोहन बोस ने करी थी, साधारण ब्रह्मो समाज। सेकेंड, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए थे, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई भी कर दिया था, राइट है ना, 2 बार हुआ है, बट द पॉइंट इज कि हाँ, ड्यू टू सम यू कैन से टेक्निकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू आई थिंक एज एंड ऑल, आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इनको बार कर दिया गया था, राइट, ही वाज नॉट टेकन इनटू इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उस समय में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी हुई है। अब उस समय यूपीएससी तो नहीं होता था, बट हाँ जो भी है सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी इन्होंने उस समय करी है, क्वालिफाई भी करें, राइट, बट इन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, right, and he will become a political leader and a very strong political leader, one of the very strong political leader early era में, 76 के एरा में अगर हमें कोई सबसे बड़ा नाम दिख रहा है तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का दिख रहा है। अभी गोखले पॉपुलर नहीं हुए हैं, प्रोमिनेंट नहीं हुए हैं, अभी तिलक प्रोमिनेंट नहीं हुए हैं, इट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हु इज टेकिंग द कमांड। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्टार्टेड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। अब क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए जो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो है इंडिया, राइट, यहां पे हमें इंडिया सुनाई देता है, दिस इज प्रॉपर इंडिया, इंडियन एसोसिएशन। यहां पे जो बॉडी क्रिएट कर रहे हैं ये कैलकाटा की बॉडी नहीं क्रिएट है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा हम कह देते हैं, राइट, शिशिर कुमार घोष से जोड़ने के लिए, या जो है कह दिया जाता है कि कैलकाटा से शुरुआत हुई है, बट फिलॉसफी जो है इज नॉट अबाउट बंगाल, फिलॉसफी इंडिया के बारे में, राइट। तो यहां पे जो आइडिया है इट इज अबाउट नेशनलिज्म, इट इज अबाउट अगेन पॉलिटिकल एजुकेशन, और ओवरऑल इंडिया में आपका मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एडवांसमेंट चाहिए। प्लस क्योंकि 76 में आ रहे हैं 1876, दिस इज ऑल्सो द टाइम ऑफ लिटन। तो 1876 से 1880 हमने बात करी थी कि लिटन है, तो सारी जो गतिविधियां लिटन की हैं वो इसी समय हो रही हैं। तो ये वो बॉडी है जो वर्सेस लिटन सारे जो एजेंडा हैं वो ये बॉडी टेकअप करेगी, राइट, वर्सेस लिटन। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज द वन हु विल एक्चुअली फाइट अगेंस्ट लिटन। अब वो चाहे न्यूज़पेपर में छापना हो, उसके खिलाफ पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट करनी हो, इट इज ऑल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस विद देयर बॉडी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर हम देखें, राइट, तो जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी है, पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्रिएट करना है, यूनिफाइड इंडियंस, क्योंकि सवाल यहाँ पे विजन क्या है, इंडियन का है। जब हमने बात करी कि एज लिमिट कम हो रही है, तो उन्होंने तो यूपीएससी की तैयारी करी है, तो उन्हें तो बिल्कुल खलेगा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। प्लस इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यहाँ जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें आप पूरी तरह से इंडियंस को क्यों नहीं लेकर आते, राइट, सिर्फ इंडियंस होने चाहिए, इंडियनाइजेशन होना चाहिए, राइट। प्लस आर्म्स एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट आया था, हमने बात करी थी, क्या उसके खिलाफ भी आवाज इन्होंने उठाई है? हाँ भाई। तो ये लिटन के कंटेम्प्रेरी हैं, लिटन के टाइम में ही इज द प्रोमिनेंट लीडर, एंड ये सारी आवाज जो लिटन के खिलाफ है उन्होंने उठाई है। अब इसकी ब्रांचेस भी खुली हैं, चाहे बंगाल में और ब्रांचेस भी खुली हैं। प्लस मेंबरशिप फीस इन्होंने बहुत कम रखी है ताकि हर कोई मेंबर बन सके। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि मेंबर फीस कम रखना है, यानी कि कोई एलाइट बॉडी नहीं है, ये कोई अमीरों की बॉडी नहीं है, ये सबके लिए, राइट, कि गरीब लोग भी इसमें जुड़ सके, उनकी मदद हो सके, पॉलिटिकल ओपिनियन क्रिएट हो सके, राइट। तो सबके लिए इन्होंने बॉडी खोली। तो दिस इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बाय शिशिर कुमार घोष। नाउ क्योंकि ये बॉडी जो है, क्योंकि विजन ऑल इंडिया है, तो दैट इज द रीजन कि 1883 में दे विल कंडक्ट वन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कह रहे ना, बंगाल की बॉडी नहीं है, ये भारत की बॉडी है, ये इंडिया की बॉडी है। तो इंडिया के जितने बड़े लीडर्स हैं दे शुड कम एंड मीट, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म खोला, बेसिकली इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी विच इज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, कि इंडिया भर के लीडर्स आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। तो 1883 में 100 डेलीगेट्स मीटिंग भी हो रही, राइट है ना। बट एक मीटिंग 1885 भी है, बट मीनवाइल जब जो है, तो ये कोशिश है 1883 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो टेक्निकली यही पहली बॉडी है जो ऑल इंडिया बन रही थी या बन सकती थी। बट मीनवाइल वी विल हैव 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस कम इन, राइट। और कहीं ना कहीं ये इसको शैडो कर देगी, इंडियन एसोसिएशन को शैडो कर देगी, एंड दैट इज द रीजन कि ये 86 में मर्ज हो जाएंगे। 1886 they will merge into Indian National Congress only.
तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो कांग्रेस का ही पार्ट बन जाएंगे। तो पहली बॉडी एक्चुअली इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा या इंडियन एसोसिएशन ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन है, जो कि फोररनर ऑफ कांग्रेस मानी जाती है, कि कांग्रेस के पहले भी अगर कोई नेशनल बॉडी है तो वो क्या है, वो है इंडियन एसोसिएशन, राइट है ना। तो 1885 में जो है कांग्रेस आ गई और ये वाली बॉडी साइडलाइन हो गई। एक और बात यहीं पे बिफोर आई कंक्लूड बंगाल, एक और छोटी सी बात कि जो कांग्रेस की स्थापना हो रही है 85 में, राइट, कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हो रही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में है एंड दिस इज डोमिनेटेड बाय मेनली मराठीज, है ना। यहां पे ज्यादा नंबर जो है महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उनका है। और यहां पे जो बॉडी है दिस इज जो है हमने बात करी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तो दिस इज बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दिस इज मेनली बंगाली बॉडी, राइट है ना, आनंद मोहन बोस। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि विजन बंगाली है, मैं ये कह रहा हूं कि लीडर्स वहां पे बंगाली ज्यादा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ क्योंकि विजन नेशनल है, अलाइंड है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ ये संभव है कि हाँ ये मर्जर हो सकता है। तो 86 में ये मर्जर हो जाएगा। दोनों लोग अलग अलग स्टेट के हैं, बट क्योंकि अब आवाज इंडिया की आ रही है तो ये मर्जर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इन्होंने क्यों नहीं माना, इन्होंने क्यों कहा कि आप मत बनाइए, हम यही चलाते रहेंगे? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये बॉडी कंटिन्यू करे। अब वो एडवांटेज क्या है बाद में देखेंगे, राइट। बट फिलहाल दैट इज द रीजन कि इंडियन एसोसिएशन विल फील लाइक कि हाँ यही ज्यादा सही है, लेट्स गो अहेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाद में समझेंगे इसे कैसा क्यों, बट फिर भी चलिए बढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज योर जो है इंडियन एसोसिएशन, मर्जर की बात करी हमने, एंड हमने बात कर ली बंगाल की। तो मेजर कहानी तो देखो बंगाल की ही थी, राइट है ना, सबसे बड़ी कहानी बंगाल की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसी समय क्या जो है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है। तो बॉम्बे में दो बॉडी, इनफैक्ट अगर हम बॉम्बे की बात करें तो आप इसको टाइमलाइन पे ऐड करके नीचे एक लाइन बना के बना सकते हैं, राइट, बेटर ही होगा, बिल्कुल बना लेना चाहिए। बट मैं बात कर रहा हूं कि हाँ महाराष्ट्र में हम लोगों ने ऑलरेडी एक बात करी थी बॉम्बे एसोसिएशन की, बॉम्बे एसोसिएशन, और ऐसी ही बॉडी हमने मद्रास में भी एक बनाई थी विच वॉज मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कहां से बनी थी भाई ये आपको बताना है? नहीं, क्या ही बताना है, इसी वीडियो में तो पढ़ा भी, राइट। तो हमने पढ़ा अभी बिया, और बिया की ब्रांचेस जो हैं 1852 एंड 1852 ऐसा हमने ओपन किया था, राइट। दिस इज ऑल्सो 1852, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब यहां पर आपको 1867 में, आफ्टर 1857 की रिवोल्ट, 1867 में एक बॉडी दिख रही है, पॉलिटिकल बॉडी, विच इज पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, राइट। दिस बॉडी वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड इन 1867, बट कई जगह 1870 लिखा है, राइट। अब इसी बात पे सवाल आया कि सर कमेंट में किसी ने कहा था कि सर ये ईयर्स मैच नहीं हो रहे, राइट, किताब में कोई और ईयर लिखा है, आप बोर्ड पे कोई और ईयर दिख रहे हैं। देखो एक तो क्या है कि अलग अलग सोर्सेज में ईयर्स अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ, नोट से पढ़ाता हूँ, राइट है ना, तो ये नोट से पढ़ाता हूँ मैं। तो मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें एक आध ईयर इधर जो है 73 की जगह 74 लिखा होगा, तो मैंने 74 लिख दिया होगा, राइट। तो उस तरीके से थोड़ा सा जो है ईयर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, राइट। दूसरी बात ईयर्स में कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ एग्जैक्टली इसी साल हुआ था कि नहीं हुआ था, राइट, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो जो कि इस बात को कंफर्म करे कि एग्जैक्ट। तो कई बार एस्टिमेटेड होते हैं, इसलिए भी ईयर्स जो है मैच नहीं करते, बहुत बार मैच नहीं करते कि एग्जैक्टली यही ईयर था कि नहीं था, राइट। दूसरी बात, अच्छा ऑल्सो ईयर इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रोसैंक्ट, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजी से मतलब है कि हाँ जो है ऐसे ऐसे कहानी हुई है, हमें एग्जैक्ट ईयर रटना भी नहीं होता। बट इसके साथ साथ एक और जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे कि 1867 में ये बॉडी बन गई है, राइट है ना, ये बॉडी बन गई, ये बात सही है, 1867 में बॉडी बन गई। बट 1867 में जब ये बॉडी बनी है तो फाउंडर उस समय जो मेनली है वो है आपके गणेश वासुदेव जोशी, इज गणेश
वासुदेव जोशी, राइट। बट 1870 में ये बॉडी डेमोक्रेटिक हो गई। 1870 में क्या होने लगा, इलेक्शन होने लग गए। तो 1870 से बॉडी का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले बॉडी अलग तरीके की थी, 1870 से डेमोक्रेटिक हो गई है और यहाँ पे इलेक्शन होंगे, कुछ हजार लोगों में इलेक्शन हो रहा है। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, एक्चुअली जहां से नया शुरू हुआ है, डेमोक्रेटिक हो गया है, वहां से सार्वजनिक सभा प्रोमिनेंट होती है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट पूना सार्वजनिक सभा फ्रॉम 1870। कोई कहेगा नहीं नहीं, एक्चुअल शुरुआत छोटी सी ही सही 1867 में हो गई थी। तो ईयर इस तरह से मिसमैच करेंगे, दोनों बातें सही है, 1867 भी सही है, 1870 भी सही है, यही खूबसूरती है इसकी, राइट। इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट, है ना, कि इसके पहले डिफंक्ट थी, बॉडी उतनी मैटर नहीं करती थी, तो कोई कहे 70 से मायने रखता है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगेन ट्राई नॉट गो इनटू दैट डिबेट कि हाँ सर ऐसा क्यों होना है, क्या नहीं होना है। फॉलो करो क्रोनोलॉजी की, रफली किस एरिया में ऐसा हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, सेवा सदन का, राइट। सेवा सदन जो है 1809 समवेयर जो है रामाबाई रानडे जी ने शुरू किया, रामाबाई रानडे, है ना, उन्होंने शुरू किया, है ना। तो 1809 इज 1 ईयर जो हम मानते हैं कि उन्होंने शुरू किया, नॉट 1809, 1909, सॉरी 1909। तो 1909 में उन्होंने शुरू किया, बट बॉडी एक्चुअली रजिस्टर हुई है, ऑफिशियली रजिस्टर हुई है 1915 में, राइट, है ना। तो ये दोनों ईयर अलग अलग हो गए। कोई कहेगा कि एक्चुअल शुरुआत तो हो ही चुकी थी बैकग्राउंड में, तो 1909 मानो। कोई कहेगा ना, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो जो है 1915 की है, तो 1915 मानो। अब 1915 या 12 है जो भी है, बट जहां तक मुझे याद है 1915 है। तो अगेन अलग अलग सोर्सेज, दोनों अलग अलग बात मानेंगे। कोई कहेगा नहीं, जब से रजिस्ट्रेशन है तब से मानेंगे, कोई कहेगा नहीं, उन्होंने जब से शुरू कर दिया तब से मानेंगे, राइट, है ना। तो फिर जो है उस डिबेट में कहां तक जाए, खैर। तो इससे परेशान नहीं होना है ना, फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है, राइट, क्रोनोलॉजी समझो क्या है, रफ एस्टिमेट की कहां की बात हो रही, उतना बहुत है। ईयर यूपीएससी नहीं पूछता कि किस ईयर में ऐसा हुआ था। खैर, कमिंग बैक, सो हमें याद आया कि हाँ जो है गणेश वासुदेव जोशी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एमजी रानडे, and we have SH Chiplankar. These are the major जो है फाउंडर्स, एंड दे आर द वन जो कि जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिमांड भेजेंगे, राइट। तो सभा सेंट अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में किसी को इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसी डिमांड है 1875 में, राइट। सो दे हैव डिमांडेड फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच इज बिग थिंग। कहेंगे सर आप बिग थिंग क्यों है सर, क्या ही बड़ी बात हो गई इसमें? अरे बड़ी बात हो गई ना, 1875 में हमारा अपने देश में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, राइट, है ना, कि हमको यहाँ गवर्नर के साथ, वाइसरॉय के साथ इंडियंस की एंट्री हो जाए, राइट, वो भी पॉपुलर फॉर्म में, ये नहीं हो पा रही है। जो भी इंडियन जा रहा है वो नॉमिनेटेड फॉर्म में, राइट, है ना। तो इलेक्शन इंडिया में ही हो जाए, यहीं के पार्लियामेंट में हमें ठीक से एंट्री मिल जाए कि हाँ इलेक्शन वगैरह द्वारा, ये 92 में रफली देखने को मिलेगा, प्रॉपरली वहां भी नहीं आएगा। और हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियंस की एंट्री हो, विच इज एम्बिशियस, विच इज गुड, राइट, है ना, कि गुड है ना, कि सोचा इन्होंने यहां तक कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि वहां पे अगर इंडियन को कोई रिप्रेजेंट करेगा तो बात बनेगी। तो खैर, तो 1867 अनदर बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इज 1885। तो जब कांग्रेस बन रही है, तो बिकॉज ऑफ रिपन की पॉलिसी, तो एक और बॉडी क्रिएट हुई है, विच इज बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब यहां पे जो है जो फाउंडर्स हैं, एक तो फाउंडर हैं फेमस फिरोज शाह मेहता, दूसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, एंड थर्ड इज केटी तलांग, इनको बॉम्बे की तिकड़ी कहा जाता है, राइट, लॉयर्स हैं ये बॉम्बे की तिकड़ी है, ट्रायम्वरेट है बॉम्बे के। एंड बॉम्बे में इन लोगों का अच्छा खासा दबदबा है, स्पेशली जुडिशियल सेक्शन में, लॉ सेक्शन में, तीनों का अच्छा खासा दबदबा है। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का अनक्राउंड प्रिंस कहा जाता है, राइट, है ना, प्रिंस, अनक्राउंड किंग कहा जाएगा, प्रिंस कहा जाएगा, कि हाँ बॉम्बे में इनकी चलती बहुत है,
तो एज अ पॉलिटिकल लीडर फिरोज शाह मेहता इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट जो है लीडर, और हम आगे देखेंगे कि फिरोज शाह मेहता इज डोमिनेटिंग बिकॉज ये मॉडरेट्स के इंपॉर्टेंट लीडर है, राइट है ना। तो आगे इनके पॉलिटिकल करियर में हम और चीजें देखेंगे। तो फिरोज शाह मेहता इज देयर, बदरुद्दीन तैयबजी इज देयर, केटी तलांग इज देयर, तीनों मित्र हैं और इन्हें तिकड़ी कहा जाता है कि तीनों साथ में ऑपरेट करते हैं और ये तीनों कहीं बैठ जाएं कहीं मिल जाएं तो फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो तीनों फेमस हैं एंड जो है एंड ये क्रिएट कर रहे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये बेसिकली लिटन की पॉलिसी और रिवर बिल कंट्रोवर्सी के बाद दे रियलाइज कि वी नीड वन पॉलिटिकल बॉडी, तो इन्होंने बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया। सिमिलरली मद्रास की बात करें, मद्रास में हमने ऑलरेडी देखा था जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, राइट, ये हमने पहले ही देखा हुआ था। नाउ एक और बॉडी क्रिएट होती है विच इज मद्रास महाजन सभा, एंड ये देखो सेम टाइम पे ही हो रही है ऑलमोस्ट। तो 1885 में ये बॉडी हो रही है, इसी समय 1854 में इन मद्रास 1884 वी हैव MMS मद्रास महाजन सभा। Founders are Raghav Chariar. So let me show you founders. The founders are M.V. Raghav Chariar, M. Veera Raghavachari, yeah, B. Subramaniam Iyer and P. Anand Challu. So these are the main founders. UPSC ने founders से सवाल पूछे हैं, that is the reason कि हाँ एटलीस्ट founders थोड़ा सा देखे रहो। प्लस कब की ऑर्गेनाइजेशन है, कब आई है रफली, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, हमने सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस देख रही हैं, राइट। हमने बात करी जो है, एक बार वापस आओ, तो हमने बात करी लेट अस गो बैक टू द टाइमलाइन। तो हमने शुरू करा राजा राममोहन रॉय से, हमने कहा कि हाँ एक बॉडी बन रही बंग भाषा प्रकाशिका सभा विच इज द फर्स्ट पॉलिटिकल बॉडी। देन लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करी, प्लस हमने समझा कि बैकग्राउंड में ब्रिटेन में बिस क्रिएट हुआ, बंगाल का बिस क्रिएट हुआ, बट देन बंगाल का बिस और लैंड होल्डर सोसाइटी मिल गया और बना बिया 1851, राइट। फिर उनकी कुछ डिमांड्स हैं, बहुत सक्सेस नहीं मिल रही, प्लस उन्होंने ब्रांचेस भी ओपन करी बॉम्बे में, मद्रास में। तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन में दादा भाई नौरोजी भी हैं, ये भी देखा हमने, ये भी सवाल आ चुका है एक्चुअली, इससे दिमाग में है, राइट। अगेन 1866 में हमने देखा कि हाँ आफ्टर 1857 नाउ इंटेंशन इज कि जाके रानी को बता देते हैं, राइट। तो दादा भाई नौरोजी गए हुए हैं ब्रिटेन, लंदन, और वहां से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑपरेट कर रही। प्लस हमने देखा कि बंगाल में ही 1875 तक आते आते अब इंडियन नाम आ रहा है, इंडियन लीग, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये एक इंडिया बॉडी बनने ही जा रही थी, बट तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई एंड ये बॉडी इसी में मर्ज हो गई। तो ये हमने बंगाल का नेशनलिज्म जो मेन स्टोरी थी ये देखा हमने। फिर हमने बात करी जो है बॉम्बे की, कि बॉम्बे में भी बॉम्बे एसोसिएशन ब्रांच हमने पहले देख ली थी ऑफ बिया, प्लस पूना सार्वजनिक सभा, प्लस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देन मद्रास की हमने बात करी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, राइट। उसके बाद दूसरी बॉडी जो क्रिएट हुई है वो है मद्रास महाजन सभा, एंड वी हैव सीन द फाउंडर्स एज वेल। तो दीज आर द बॉडीज जो है कांग्रेस के पहले की बॉडीज हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, प्री कांग्रेस कैंपेन। कांग्रेस के पहले के जो कैंपेन वो क्या है, तो आइए देखते हैं कि हाँ जो है कैंपेन क्या है। इन जनरल जैसे अगर मैं कहूँ तो इन जनरल इट इज अबाउट मेकिंग पॉलिटिकल ओपिनियन, राइट है ना, एजुकेशन, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये मेन एजेंडा है। प्लस अंग्रेजों को लॉबी करना है, अंग्रेजों में रिफॉर्म लेकर आना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आना है, एग्जीक्यूशन को जुडिशरी से सेपरेट करना है, राइट, ये सारी डिमांड्स हैं। प्लस इसके साथ साथ देखें तो कुछ लिटन रिलेटेड डिमांड्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लिटन ने इंपोर्ट ड्यूटी जो है लगा रखी थी कॉटन के ऊपर, सॉरी हटा दी थी कॉटन के ऊपर से। तो क्या हो रहा था, लिटन चाहते हैं कि जो ब्रिटेन, समझते हैं इस बात को, तो ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल लॉबी है, टेक्सटाइल लॉबी चाहती है कि जो भी हमारी ड्यूटी लगती है इंडिया में वो ड्यूटी हटा दी जाए, राइट। जो भी हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं वो जो है हटा दी जाए। अगर ये ड्यूटी हटा दी गई तो क्या हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो जाएगा? यस, वो हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो टेक्सटाइल में जो इंपोर्ट ड्यूटी है ये लगे रहना चाहिए, राइट। तो इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल टेक्निकली 1875, राइट है ना, ये एक्चुअली अप्लाई होगा लिटन के टाइम, ये डिमांड थी और लिटन मान भी गए इसके ऊपर। तो हम इसके उसको अपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्लस इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस कॉमन डिमांड है। लिटन एक अफगान वॉर करेगा, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहां पे हम लोग अफगान एडवेंचर की बात कर रहे थे, अफगान पॉलिसी जहां पढ़ाई थी, ये भी इसी समय की बात है, लिटन की बात। इसके खिलाफ है, हाँ। आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। वॉलंटियर कॉर्प्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, वॉलंटियर जो है वॉलंटियर करना चाहे कि हाँ हमें आर्मी में ज्वाइन करना है, एनसीसी कैडेट बनना है, राइट, इट शुड बी अलाउड टू इंडियंस, ऐसा कुछ होना चाहिए। प्लस प्लांटेशन लेबर्स के राइट के लिए बात करी गई है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की बात करी गई, बोला ऑल इंडिया फंड अगर हमें क्रिएट करना है पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए, इसके कैंपेन करे जाएंगे, राइट। प्लस ब्रिटेन में जो पार्टी बने, सरकार जो बने, वो प्रो इंडिया हो, ऐसी पार्टी को वोट देना है, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना है, कैंपेन करना है उसके लिए, उसी को वोट दीजिए ताकि इंडिया का फायदा हो। प्लस मैक्सिमम एज के रिडक्शन की हम बात कर रहे थे लिटन के टाइम में, यस वो। सिविल सर्विसेज का जो है, हाँ, तो सिविल सर्विस के ओवरऑल स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज ला रहा था वो, इसके खिलाफ। तो ये सारी एजिटेशंस आर द फेमस एजिटेशंस जो प्री कांग्रेस है। अब कांग्रेस आएगी तो और भी बातें करेगी, बट दीज आर द प्री कांग्रेस डिमांड्स जो कि इन बॉडीज ने रखी है। इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लैंड होल्डर वाला डिस्कशन जो था वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट सवाल का ध्यान रखना कि प्री कांग्रेस मतलब कितना प्री, राइट है ना। क्या पूरा ही पूछ रहा है, बंग भाषा की बात करनी है, बंग भाषा की छोड़ो, जो है क्या लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करनी है, बिया की बात करनी है, या फिर इमीडिएट प्री कांग्रेस की बात कर रहा है। तो सवाल को समझना, अकॉर्डिंगली आंसर करना। ज्यादा वेटेज इस पार्ट का है, लेस वेटेज बिफोर 1857 का है। चलिए तो कुछ सवाल PYQs, राइट है ना। तो अगेन आपको पॉज करना है, आपको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है पहले का दूसरा, पहला क्या ऑप्शन है, दूसरे का क्या ऑप्शन है, थर्ड का क्या ऑप्शन है, ऐसा पॉज करके आप आंसर करेंगे। अगर डाउट है तो कमेंट में लिखना है कि सर इस वाले में डाउट है, राइट। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आई टेक अप। अगर मैं भूल जाऊं तो फिर कमेंट बताना है कि सर देखिए आप भूल गए, रेडी वाला सवाल रह गया था उस वीडियो का, तो उस चैप्टर का ये सवाल रह गया था, ऐसे करके बता देना, क्योंकि पॉसिबल है यार, इतना सारा काम होता है तो हो सकता है भूल जाऊँ, राइट। नहीं भूलूंगा वैसे मैं, डोंट वरी, है ना, बट फिर भी तुम्हें एक रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन वन आपको बताना है कि हाँ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन होने चाहिए, राइट, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा किसने कहा। दूसरा सवाल, एक ये फाउंडर्स को मैच करने को पूछा था, राइट, कि मैच करके दिखाइए, पॉज करके जवाब दीजिए से। थर्ड एक ये सवाल पूछा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। कुछ बातें आप जानते हैं आज, कुछ बातें आगे जानेंगे, राइट है ना। तो जो है ये कहानी कुछ की आगे की है। सवाल का जवाब आप आज ही दे सकते हैं, है ना, सवाल इतना आपने पढ़ा है कि जवाब दे पाएंगे आप, बट स्टिल कुछ बातें आगे आएंगी। चलिए खैर, तो जो है बाकी मुझे बताओ कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई, राइट। हिस्ट्री में हम एक माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट है ना। 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, जल्दी ऐसे धीरे धीरे करके किताब भी खत्म कर देंगे, है ना। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत पूरी जोर से आप लगे होंगे, मेहनत चल रही होगी, एंड जो है रिवाइज भी करते रहिएगा, राइट। अब मैं 10 चैप्टर में पहुंच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि अब आप रिवाइज भी करते रहिए, ताकि आप भूलें ना, पीछे क्या पढ़ा है, क्या बातें करी, भूलना नहीं है ये सब, राइट है ना। तो वो एक जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, एंड डू लेट मी नो जो है ओवरऑल कैसा रहा, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, एंड अटेंडेंस तो मार्क कर लिया करो, राइट है ना, कि हाँ भाई मैं आया था, मैं देखूँ कौन कौन देख रहा है जो है चैप्टर, राइट। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर, गुड डे।